5 बार हो सकता है, 5 बार 99.9% ऑफ स्पीशीज खत्म हो चुकी है अर्थ पे, 5 बार। देयर हैव बीन 5 मेजर मास एक्सटिंक्शन, वी आर इन द 6th वन। तो 6th वन बेसिकली क्योंकि 70% बायोडाइवर्सिटी सिर्फ 50 साल में गायब हो चुकी है। 70% बायोडाइवर्सिटी सिंपल पिछले 50 सालों में गायब हो चुकी है। तो रुक जा यार, तू बहुत कुछ क्लेम कर रहा है, मुझे चेक करना है, रुक जा। सोसाइटी पर बात करनी है तो ये बात 2020 में ही करेंगे हम, क्योंकि 2020 सीम्स टू बी द मोस्ट रिडिकुलस ईयर। मतलब लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब और इवेंट्स भी ऐसे ही हो रहे हैं कि 2020 बहुत ही रिडिकुलस ईयर है। तो वहां पे आके तूने मेरे को बोला एक दिन कि कल ही परसों बोला तूने कि 2020 इज द क्या, one of the worst years to live and in recent history. one of the worst years to it, and 2019 was one of the best. मतलब अगर वो था ना, मैंने क्वेश्चन पूछा इफ यू वर टू बी बोर्न इन सम ईयर, आपसे कोई पूछा जाए तो आप कौन से ईयर में बोर्न होना चाहोगे? मतलब हाइपोथेटिकली कोई थॉट एक्सपेरिमेंट की कोई भी बंदा पूछे कि थ्रू आउट हिस्ट्री कौन सी ईयर, 10,000 BC, 1000 BC, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली मैं आज की ईयर में बोर्न होना चाहूंगा। आज की ईयर 2020 इन द सेंस नहीं कह रहा था कि 2020 हैज बीन मतलब वन ऑफ द वर्स्ट ईयर। सब कुछ ज्यादा फक्ड अप सिचुएशन है यहाँ पे, पैंडेमिक है, इकोनॉमिक कोलैप्स है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, बहुत कुछ चल रहा है मतलब। तो इसलिए 2020 कहेंगे, लेकिन 2019 अगर आपको पिछले साल होते हो, आप हमेशा कहते हैं 2019 में बॉर्न होना चाहूंगा, बॉर्न क्योंकि होना वो चाहता हूँ कि आई वांट टू बी एन एडल्ट, मतलब क्या बॉर्न होना, एडल्ट क्या होना मतलब चाहता हूँ। है? हाँ, बॉर्न होना नहीं, मतलब एडल्ट यू वांट टू एक्सपीरियंस कि अगर मैं किसी में कुछ करना चाहूँ ईयर में 2019 करना चाहूंगा। क्यों? और एक साल पहले मेरे ख्याल से बॉर्न होना ज्यादा एडवांटेजेस है, क्योंकि यू नो कि अच्छा एक साल बाद क्या होना चाहिए, तो हाइपोथेटिकली आप इन्वेस्ट कर सकते हो ऐसे स्टॉक से जो आपको लगता है, आप बैट मार सकते हो। नहीं तो एक फिर साल तो पहले हमेशा कोई भी ईयर के एक साल पहले आप ज्यादा कहोगे मॉडर्न डे में। तो ये थॉटफुल एक्सपेरिमेंट है कि वी आर लिविंग इन द बेस्ट टाइम, क्योंकि जैसे इस स्मार्टफोन से पता चल जाता है कि मैं स्मार्टफोन से किसी बंदे से कम्युनिकेट कर सकता हूँ दुनिया में। आपसे भी चैट कर रहा हूँ मैं, कुछ कल मेरे को अमेजोन से कुछ मंगाना है, कल मेरे को सब्जियां मंगानी है, कुछ भी मंगाना है, मैं स्मार्टफोन से मंगा सकता हूँ। मैं सारी इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड की एक्सेस कर सकता हूँ सिर्फ स्मार्टफोन से। तो कोई अगर मैं किसी और ईयर में बॉर्न होना चाहता, शायद 50 साल पहले मेरे पास या 10 साल पहले भी मेरे पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं होता। तो दिस इज अ मॉडर्न डे डिवाइस जहाँ के मैं पूरी फुल नॉलेज वर्ल्ड की गेन की एक्सेस कर सकता हूँ, अगर लेकिन अभी मुझे तक पता है। मतलब जितना तुझे पता है, जितना तूने एक्सपीरियंस किया आज अभी तक का ना, अपर लिमिट 2020 है, अभी तेरे को पता नहीं क्या पता 2060 इज वन ऑफ हाँ द बेस्ट ईयर्स टू बी हाँ लाइक। हाँ, हो सकता है 2060 हो, लेकिन ये तो बात है कि मैं क्यों बोलूंगा फ्यूचर में बोलना ना, मेरा हाँ, क्वेश्चन ये था मैं पास्ट के कोई भी अभी ईयर तक में बोलना पास्ट चाहूँ का। तो हाँ। तो 2019 होगा यहाँ पे, मतलब ह्यूमन लाइफ की एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है। मैं क्यों 18th सेंचुरी में बोलना चाहूंगा, जबकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30-35 ईयर्स ऐसे होगी कि इतने सारे मेडिकल मेथड्स ही नहीं है, सफरिंग काफी ज्यादा है, पॉवर्टी में बहुत लोग रहते हैं। तो मैं अपने चांसेस वहां क्यों लूँ? मैं यहाँ पे लूंगा ना अपने चांसेस, जब मुझे पता है कि इट्स अ स्टेबल सोसाइटी। हाँ कुछ स्टेट्स अनस्टेबल स्टेबल, हैं, हाँ हाँ। कुछ स्टेट्स अनस्टेबल हैं, लेकिन ये तो अगर पास में जाएंगे तो बहुत स्टेट्स अनस्टेबल थे। अब रिलेटिवली उसके मुकाबले काफ़ी स्टेट्स स्टेबल है। और इवन जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं जहाँ पे सिंगल टाइप का फेसिज्म या डिक्टेटरशिप टाइप का है, वो भी तभी भी वहाँ पे रिलेटिवली लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले से बेटर है, क्योंकि फंडामेंटल नीड सब जगह है। इंटरनेट है वहाँ पे, फूड है। अगर हम उसकी बात नहीं करें, जैसे जो पूरे कोलैप्स स्टेट्स हैं जैसे वेनेजुला या सीरिया हो गए, वो पूरे टोटली कोलैप्स स्टेट है। लेकिन रिलेटिवली अगर कोई जैसे चाइना की बात करें, जो अथॉरिटेरियन स्टेट है, लेकिन वहाँ पे भी लाइफ काफ़ी अच्छी है लोगों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों को चाइना ने पिछले 40-50 ईयर्स में सबसे ज़्यादा लोगों को पॉवर्टी से निकाला है चाइना ने। सो द ग्रोथ रेट हैज़ बीन हाई। तो यही तो पैराडॉक्स है होने टाइम का, कि मतलब खतरनाक टाइम है रहने का, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, पॉवर्टी सबसे कम पे है, फूड रिक्वायरमेंट सबकी पूरी होती है, मतलब मोर पीपल डाई ऑफ ओबेसिटी देन दे डाई ऑफ लैक ऑफ फूड। तो सही में ये तो हाँ, मोर पीपल डाई ऑफ ओबेसिटी अगर देखा जाए तो। मोर तो पीपल देयर थ्रू आउट इज द वर्ल्ड। थ्रू आउट द वर्ल्ड देयर इज मोर सरप्लस ऑफ द फूड। फूड ज्यादा प्रोड्यूस होता है, उससे कम कंज्यूम होता है, क्योंकि 40% ऑफ द फूड वेस्ट हो जाता है। तो अगर वो इट्स नॉट अ फूड प्रॉब्लम, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम।
तो अगर वो फूड अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाए थ्रू आउट तो तभी भी हमारे पास सरप्लस बचेगा। तो यही है मतलब कि वो रिसोर्सेज की अभी क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है, रिसोर्सेज अबंडेंस में बन रहे हैं। प्रॉब्लम है कि हाँ, तो पैराडॉक्स यही है कि सबसे अच्छे टाइम में रह रहे हैं हम, लेकिन पीछे हमारे माइंड में कुछ रहता है कि भाई कुछ सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है। तो मैं उसको ऐसे सोचता हूँ कि अगर मैं 2000 ईयर्स पहले होता या 1000 ईयर्स पहले होता, कोई भी अगर 500 साल पहले भी चला जाऊँ, तो मैं सोचता कि अगर कोई सिविलाइजेशन है या कोई भी सोसाइटी रह रही है, वो कैसे कोलैप्स कर सकती है या फिर कैसे ब्रेक डाउन हो सकती है। तो उसके पॉसिबल रीजंस जो थे वो थे नेचुरल रीजन, जैसे नॉन एंथ्रोपोजेनिक कहेंगे, नॉन मैन मेड, कि मे बी कोई सुपर वेलकॉनो आ गया, मे बी, या एस्ट्रोइडल इम्पैक्ट हो गया, या कोई पैंडेमिक आ गया जो जैसे ब्लैक डेथ हुई थी, 100 मिलियन लोग मर गए थे। तो इन सब पॉसिबल रीजन, अर्थ को एक सुपर वेलकॉनो या ड्राउट आ गई, बहुत खतरनाक फैमिन आ गई, बहुत, उस केसेस में सोसाइटी ब्रेकडाउन हो सकती थी और होती आई है। काफी रीजंस है, जैसे रोमन सिविलाइजेशन जहाँ पे बहुत कुछ एक साथ हुआ था, इट लेड टू द ब्रेकडाउन ऑफ सप्लाई चेन। और फिर हम थ्रू आउट उसमें जाए हिस्ट्री में, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का कहते हैं मे बी ड्राउट की वजह से हुआ था। देयर आर नो सर्टेन रीजंस किसकी वजह होता है, इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल द थिंग्स। तो आज के टाइम पे देखा जाए तो आज के टाइम पे अगर हम विकिपीडिया के एक्सिडेंशियल क्राइसिस वाले या पॉसिबल रीजंस पे जाए कि कैसे ब्रेक डाउन हो सकती है सिविलाइजेशन, द लिस्ट गोज ऑन, मतलब बढ़ती चली जाती है। मतलब 50 साल 1940s में जब हमने न्यूक्लियर बॉम्ब इन्वेंट किया था, तब तक वो एक पॉसिबल ऐड कर दिया हमने लिस्ट में कि एंथ्रोपोजेनिक रीजंस और वी कैन कोलैप्स ड्यू टू अ न्यूक्लियर थ्रेट। फिर जैसे हमने मेडिकल एडवांसमेंट की, जेनेटिक म्यूटेशन की, तो एक और लिस्ट में ऐड कर दिया, ओह वी कैन कोलैप्स बाय क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ अ जेनेटिकल डिजीज, या फिर बायोलॉजिकल वॉरफेयर। जैसे इंटरनेट आया, वी अटैच्ड अवर सिस्टम टू द इंटरनेट, हमारे सारे हेल्थ केयर, सारी फ्लाइट्स, सारा इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ इवेंचुअली इंटरनेट से कनेक्टेड है। दे आर ऑपरेटेड बाय इंटरनेट। पूरा जीपीएस सिस्टम, ट्रैवल, नेविगेशन, सब कुछ इंटरनेट से डिपेंड ऑन इंटरनेट। तो मे बी अ साइबर वॉरफेयर, साइबर अटैक कैन कोलैप्स द इंटरनेट। तो द लिस्ट कीप्स ऑन ग्रोइंग अप। नैनो टेक्नोलॉजी नई चीज है, माइक्रोप्लास्टिक्स नई चीज है। तो अगर वो लिस्ट देखें तो रीजंस बढ़ते ही चलाते हैं। तो अगर मैं सिंपल प्रोबेबिलिटी से देखूं कि आज के टाइम पे व्हाट्स द रिस्क ऑफ कोलैप्स ऑफ अ एंटायर सिस्टम ब्रेकिंग डाउन, तो इट हैज एन इंक्रीज प्रोबेबिलिटी अगर हम 500 साल पहले कंपैरिजन करें, 1000 साल पहले कंपैरिजन करें, 1500 कंपैरिजन करें, चाहे प्रोबेबिलिटी से एटलीस्ट 0.1% हो या 0.2% हो, लेकिन वो सफिशिएंटली ज्यादा है अभी से। और एक पैटर्न देखा गया, मतलब थ्रू आउट हिस्ट्री एक पैटर्न था, कोई भी सिविलाइजेशन कोलैप्स करी है तो उसमें एक पैटर्न था। ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, इजिप्टियंस ने पिरामिड सब कुछ बनाया, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सिविलाइजेशन थी, जो कि टॉप डाउन हायरार्की उन्होंने मास्टर करी थी। मतलब उनकी टॉप डाउन हायरार्की हमारी सिस्टम से भी ज्यादा लेवल पे डीप थी। तो उन्होंने सब कुछ मास्टर किया था। दे मास्टर द राइटिंग, रीडिंग, स्क्रिप्चर्स लेते थे, स्ट्रक्चर्स अच्छे क्रिएट करते थे। दे इवेंचुअली कोलैप्स्ड, और कोलैप्स हुआ था 50 to 100 ईयर्स में। और रीजंस कुछ नहीं है, क्योंकि जब सिस्टम कोलैप्स किया 400 ईयर्स की डार्क एजेस आई थी, जिसमें सारी राइटिंग, सारी टेक्नोलॉजी, सब जो भी स्क्रिप्चर्स थे सब लॉस्ट हो गए थे। क्या बात तो कर रहे हैं? इवेंट सब लॉस्ट हो गए थे। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट मिला था, वो भी एक स्टोन पे लिखा गया था, उसमें सिर्फ रीजंस लिखा था बंदे ने, और इजिप्ट में मिला था वो। उसमें सिर्फ रीजन लिखा था कि द सी पीपल केम एंड डिस्ट्रॉयड अस। तो सारे अकेडमिया ये मानते हैं कि नेचुरल एक रीजन कैलामिटी। था, नेचुरल कैलामिटी नहीं, कि कोई सी से कुछ दूसरे लोग आए थे जिन्होंने उन सिटीज पर अटैक किया था और ओवरटेक कर लिया था। ये बोल रहा है तू? दिख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ, ब्रॉन्ज एज कोलैप्स। तो इसमें जैसे इजिप्ट ऊपर लिखा है, सिविलाइजेशन, द इजिप्टियंस, मेसोपोटामिया, एंटोलिया सिस्टन। तो और इसके टाइम में भी सही लिखा है, उसके साथ 3300 BC, क्योंकि दिस वाज अकरिंग इन द वेस्ट। द वेस्ट वाज यूरोप एंड मिडिल ईस्ट, वो वाला पूरा एरिया था। चाइना अलग से सिविलाइजेशन थी, चाइना वाज ऑलवेज आइसोलेटेड। तो चाइना, इंडिया, ये सब भी थी अलग से वहां पे, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे, वो तभी भी एग्जिस्टिंग थी। ये अलग से सिविलाइजेशन थी, वेस्ट में सब कुछ अपना काम कर रही थी। तो डिग्रेडेड मैसिव आर्किटेक्चर, सब कुछ इनका सब बढ़िया था। और इजिप्ट को एडवांटेज ये थी, इट वाज अलोंग द नाइल, तो उनका
वन ऑफ द रिचेस्ट वो थी सिविलाइजेशन की, उनको सरप्लस इतना फूड का ज्यादा था, इनकी इतनी फर्टाइल सॉइल थी, ट्रेड खतरनाक था, आर्मी उनकी सबसे तगड़ी थी। तो जैसे इसमें दिखाया था डिजास्टर टोल्ड ऑफ अ लॉस्ट गोल्डन एज। तो और काफी टेक्नोलॉजी यहाँ पे बड़ी थी, जैसे वी स्टिल डोंट नो कि पिरामिड कैसे कंस्ट्रक्ट की है, कि इतने हैवी मॉन्यूमेंट्स, और उनके जो क्या कहते हैं हम लॉस्ट आर्टिफैक्ट्स निकालते हैं, उसमें इतनी पोल्ट्री थी जो हमें पता नहीं कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं इतनी इस वे में। तो देयर इज लॉट ऑफ लॉस्ट नॉलेज, बिकॉज प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जैसे ही सिस्टम कोलैप्स करता है, इट वाज तो रीजंस में आता हूँ बेसिकली मैं, कि एज द सोसाइटी बिकम्स मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, इट लीड्स टू अ कोलैप्स, क्योंकि एक सिस्टम में एक ब्रेकडाउन होता है, इट हैज रिपल इफेक्ट्स टू द एंटायर सिस्टम। तो अच्छा, तो कोलैप्स की सिंपल डेफिनेशन ही होती है बेसिकली रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इनटू अ सिंपलर स्टेट। तो वी ग्रो ऑन कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे हमारी इंटरडिपेंडेंस है, वी हैव अ होल सिस्टम की आप इंजीनियर हो, मैं इंजीनियर, कोई और डॉक्टर होगा, सबकी अपनी स्पेसिफिकेशन है, कोई पॉलिटिशियन होगा, तो वी लिव इन अ टॉप डाउन हायरार्की, पूरा सिस्टम जैसे बना हुआ है। एंड इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम अगर देखा जाए तो, इंटरकनेक्टेड एवरी पार्ट, ग्लोबलाइजेशन ने और इंटरकनेक्टेड कर दिया है। तो अगर सिंपल एक स्टेट ब्रेकडाउन होता है, एक चीज में ब्रेकडाउन होता है, तो उसके रिपल इफेक्ट्स दूसरे में होते हैं। और लेकिन हमेशा नहीं है ना, मतलब हाँ, हमेशा नहीं होता, हमेशा नहीं होता। तो इसलिए हिस्टोरियंस कहते हैं कि बेसिकली जो इन सिविलाइजेशन के साथ होता है वो एक फैक्टर नहीं होता। ओह, फैमिन आ गया तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फैमिन आ गया, मे बी अर्थक्वेक आ गया, एक मे बी वॉर आ गई, और उस टाइम पे डेट बहुत ज्यादा था, ठीक है। और या फिर क्या हुआ, फिर डेप्ट पहले से बढ़ता जा रहा था, और ये हुआ कि कुछ साल बाद मे बी वो डेप्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि वॉर आ गई, तो आप उस डेप्ट को कर ही नहीं पाए। जैसे रोमन सिविलाइजेशन का ही होता है, थ्रू आउट हिस्ट्री डेप्ट इतना बढ़ता गया। तो बेसिकली पता ऐसे चलता है, अगर क्योंकि उनके सिल्वर कॉइन्स थे, तो सिल्वर पहले 100% सिल्वर प्योर होता था, 99.9% जैसे कहते हैं सिल्वर प्योर होता था, और सारे चाइना में भी जाता था वो, इंडिया में भी वो तारीफ करते थे, भाई इतना प्योर कहीं सिल्वर नहीं है, रोमन एम्पायर कहते थे। तो ऐसे उसका ग्राफ है 100 का, 100 AD टू समथिंग 300 AD तक, 300 में वो उसका 99% प्योरिटी से वो 0.5% पे आ गया। सो दे वर डीबेसिंग देयर करेंसी। डीबेसिंग से ये होता है कि मनी सप्लाई बढ़ती है, तो इतना ज्यादा डेप्थ था कि वो कुछ कर नहीं पाए, वो बढ़ाते गए वो। तो इवेंचुअली जब ऐसी कोई मुश्किल हालात आई होगी, दे डिडंट हैड एनी बैकअप फॉर इट, तो वो सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गई, जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था, जिससे बाइजेंटीन एम्पायर निकला था, इट वाज ईस्टर्न रोमन एम्पायर। तो वो ब्रेकडाउन हो गई, लेकिन दूसरे एम्पायर्स निकले उससे, लेकिन वो जो रोम की जो कहते थे कि गोल्डन ईयर्स था, वो सब खत्म हो गया उस टाइम पे। और इसमें ये था कि इतना ज्यादा ब्रेकडाउन नहीं था जितना ब्रॉन्ज एज कोलैप्स में होता, कि ब्रॉन्ज एज कोलैप्स वाज कंप्लीट ब्रेकडाउन, क्योंकि पूरे सिस्टम को रिबूट होना पड़ा था, एंटायर ह्यूमन रेस को रिबूट होना पड़ा था जो वेस्ट में थी, क्योंकि दे लॉस्ट एवरीथिंग। मे बी लॉस इसलिए हो गए थे क्योंकि, फॉर एग्जाम्पल, एज ए हाइपोथेटिकल थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, अभी मेरे घर पे पानी आना बंद हो जाए और मैं जो सब्जियां मंगाता हूँ आने बंद हो जाए, मुझे और कितने लोगों को कुछ नहीं पता होगा कि फार्मिंग कैसे करते हैं। मैं एज ए इंजीनियर हूँ, मुझे पता नहीं है फार्मिंग कैसे करते हैं, मुझे ऐसे पता नहीं कि एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं वाटर नेचुरल वे में, क्योंकि मेरे घर पे सीधा आता है तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो अगर ऐसे सिस्टम में ब्रेकडाउन होता है तो हाउ मेनी पीपल विल सर्वाइव? और उस टाइप के कैओटिक सिचुएशन में पीपल विल नॉट बी ऐसे कि जनरस की सबकी हेल्प करनी है, दे विल लुक आफ्टर फॉर देमसेल्फ। तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट्स तो नेचुरली होते हैं। तो मे बी ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल कोई आके अटैक कर रहा हो, मे बी ऐसा हो कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जनरल सिस्टम्स कोलैप्स जो वहाँ पे लिखा था अभी, हाँ, उस तरह की बातें कर, तो मतलब तू मतलब कोई भी सिस्टम कोलैप्स होता है। जैसे पैंडेमिक है, तो पैंडेमिक इज नॉट अ बिग थिंग, वी हैव हैंडल पैंडेमिक इन द पास्ट, लेकिन अभी पैंडेमिक है, उसके साथ दो तीन चीजें और हो जाए, ठीक है, दो तीन चीजें, मे बी पैंडेमिक के साथ एक सोलर फ्लेयर आ जाए, मे बी पैंडेमिक के साथ कोई न्यूक्लियर थ्रेट आ जाए, तो वो जब दो तीन चीजें एक साथ होती है, देन इट प्रेशर्स द सिस्टम, तब उसमें ब्रेकडाउन होता है सिस्टम में। ऐसे एक चीज तो हम हैंडल कर सकते हैं। कोलैप्स एक्चुअली में, मतलब तो कोलैप्स इज बेसिकली अ रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो बेसिकली लीड्स टू लॉस ऑफ लाइव्स, हाँ, accumulation तो of debt. ये हो सकता है,
ये अब हर किसी में कोलैप्स हो सकते हैं, अपने सिस्टम डोमेन्स में कोलैप्स हो सकते हैं। जैसे इकोनॉमी में जैसे 2008 का रिसेशन था, तो इट्स कॉल्ड फाइनेंशियल कोलैप्स, क्योंकि उस डोमेन में फाइनेंशियल कोलैप्स हुआ। उसके इफेक्ट्स दिखते हैं अभी तक अपन को कि जैसे कि वो कंट्रोल कर दिया, लेकिन इतनी जॉब लॉसेस हुई थी, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट लेवल पे आ गई थी, 12% 15% में लोगों ने बहुत पैसा लॉस किया। लेकिन इट हैड अ रिकवरी फेज कि 10 ईयर तक वो रिकवर हुआ, लेकिन उस टाइम पे लोगों को बहुत इफेक्ट हुआ था। सिर्फ यूएस का इकोनॉमी क्रैश हुई थी, उसकी वजह से उसके इफेक्ट इंडिया में भी देखे गए थे। इंडिया में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गए थे, जो इमर्जिंग इकोनॉमी से जिन्हें पैसे बोरो कर रखे थे उनका लॉस हुआ था। तो वो पूरे सिस्टम में फैलता है। और इट वाज अ स्मॉल थिंग कि फाइनेंशियल पार्ट से आपके अफेक्ट हो सकते हैं दूसरे बॉटम डाउन में। पॉलिटिकल इम्पैक्ट हुए होंगे कि ये चेंज ऑफ लीडरशिप कहीं कहीं स्टेट्स में, जो कि ह्यूमन कोई कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता, इतने ज्यादा इफेक्ट है, आप फॉलो ही नहीं कर सकते उस चेन ऑफ थॉट्स में कि उसके कहाँ का इफेक्ट, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इट वाज अ स्मॉल कोलैप्स ऑफ इन अ पर्टिकुलर डोमेन। ऐसे पॉलिटिकल कोलैप्स हो सकता है, जैसे किसी स्टेट का कोलैप्स हो गया, जैसे वेनेजुएला में हुआ। इट वाज द रिचेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका, और ड्यू टू पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और वो स्टेट अब पूरा कोलैप्स में, कि सबसे ज्यादा अर्निंग वाला हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब वहां पे $1 या $2 पे मैं पूरा महीना रह सकता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन है, तो वो स्टेट कोलैप्स है उनका पूरा, इट्स अ पॉलिटिकल कोलैप्स। कितना टाइम लगा तो वहां से इस स्टेट में आने के उसको? 10-15 साल लगे, 10-15 साल में पूरा पूरा कोलैप्स हो गया ये। We started with the paradox. First you पैराडॉक्स, हाँ। described how good, कितना अच्छा world है हम रह रहे हैं, technology wise कितना convenience है, but at the same time there's a lot of problems, which is so that's why you called it a paradox of the current world, right? फिर हाँ तूने उसको सपोर्ट करने के लिए सिविलाइजेशन कोलैप्स को फॉलो किया बैक से लेके अभी तक हिस्टोरिकली, और हम अभी प्रेजेंट पे पहुंचे हैं। उसके बाद गोइंग हाँ, you फॉरवर्ड। have to see that, you have to see that every historical civilization has collapsed till now, कि ऐसे कोई एग्जिस्टिंग नहीं है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन का एम्पायर था, इट्स ब्रिटेन अ स्मॉल पार्ट, उसने सबको कवर किया था, तो ब्रिटेन एम्पायर भी कोलैप्स्ड हुआ है। वो अब छोटे छोटे एरिया में एक्यूमुलेट हो गया, इट कंट्रोल ऑल द वर्ल्ड नाउ, वो छोटे एरिया में। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस कॉन्स्टेंटली आए हैं। ठीक है, वर्ल्ड वॉर के बाद भी जैसे ब्रिटेन सबसे पावरफुल था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 इट वाज ओवरटेकन बाय यूएस, क्योंकि यूएस हैड द मेजॉरिटी ऑफ गोल्ड। तो यूएस बिकेम द न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड था, दे कंट्रोल ऑल द मनी सप्लाई। सो दे बिकेम द यूएस डॉलर इज नाउ द वर्ल्ड करेंसी, जो कि कंट्रोल करता है। सो दिस इज द मॉडर्न टाइम कि जिसमें ये वाली कंट्री कंट्रोल करती है। पर स्ट्रक्चरल चेंजेस में प्रॉब्लम होती है। स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होते हैं वो डिसेंट हो सकते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कन्वर्जन हुआ इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि आराम से कन्वर्ट हो सकता है, वो ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ, ज्यादा सिस्टमेटिक चेंजेस नहीं हो। और मेन है कि एग्जिस्टेंशियल रिस्क नहीं हो, कि ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं तभी भी, कि ये तो बहुत जरूरी है। ये मेजर लेके चाहिए कि ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं, देयर इज समवन टू लीड इट थ्रू टू द नेक्स्ट सिस्टम, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसमें। प्रॉब्लम तब आती है जब वी इन्वेंटेड न्यूक्लियर बॉम्ब्स या ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल टेक। तो बेसिक एक्सपोनेंशियल टेक है, दे ग्रो एक्सपोनेंशियली। और एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है कि अगर जब वो टेक्नोलॉजी क्रिएट हुई है, वी कैन गिव इट टू ऑल द पीपल। जैसे जब इंटरनेट क्रिएट हुआ, एवरीवन हैज इंटरनेट, सबके पास इंटरनेट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ एक्सपोनेंशियल टेक कैन बी यूज्ड एज अ वेपन। तो जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब है, या फिर जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं लेते, एग्जांपल ले लेते हैं क्रिस्पर, जैसे नहीं आई है, जो जिससे डीएनए मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सो क्रिस्पर ब्रॉट द कॉस्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइंग समथिंग फ्रॉम 100,000 से to $1,000 या $200। ऐसी ऐसी की किट आती है अमेजन पे, मैं किट ले सकता हूँ फ्रॉम विच आई कैन मॉडिफाई माई जीन्स, क्या बात बॉडी कर के रहे हैं? जीन्स। सही में? हाँ, तो हाँ, इसको कहते हैं बायो हैकिंग। दिस इज अ न्यू इमर्जिंग फील्ड। 2013 में क्रिस्पर आ गई, जिससे हम कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं बॉडी के जीन्स। प्रोग्राम सो करके? क्रिस्पर, बेसिकली क्रिस्पर में क्या होता है, क्रिस्पर इट्स अ बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी, जिसमें कट करते हैं जीन्स और कॉपी पेस्ट करते हैं। तो 100% मैं भी कोई भी बॉडी के जीन्स को टारगेट कर सकता हूँ। ऐसे पॉसिबल नहीं था पहले कि मैं किसी बॉडी के जीन्स को टारगेट करना चाहूँ, वो एग्जैक्टली टारगेट हो और कट कॉपी पेस्ट हो जाए। सो इट ब्रॉट कट कॉपी पेस्ट टू एनी जीन्स ऑफ द एनी स्पीशीज, अगर मेरे पास उसका पूरा जुनोम है। तो इतना मुझे डिटेल में पता है कि एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या है, कि कैसे उसके वो होते हैं स्टेप्स। लेकिन बायो हैकिंग लोग करते रहते हैं, और वो करते कैसे हैं, अभी जिस फील्ड में करते हैं वो होता है कि अपने अपने फालतू पेट को दे दिया। जैसे मेरे को बायोल्यूमिनेसेंस रैट बनाया है,
तो बायोल्यूमिनेसेंस रेड बनाते रहते हैं लोग कि जीन्स निकाले फ्रॉम अ फिश जो कि बायोल्यूमिनेसेंस होती है, चमकती है, और रेड में डाल दिया तो रेड चमकने लग जाएगा अब। तो वो उस लेवल की, जैसे यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो बायोल्यूमिनेसेंस रेड, तो नहीं, बंदे उस ये वाली सर्च करता हूँ, क्रिस्पर बायो हैकिंग आप सर्च कर लो। ओ क्रिस्पर किट्स। किस आती है इसको बायो हैकिंग कहते हैं, जैसे डीआईवाई बैक्टीरियल जीनोम इंजीनियरिंग। तो जो किट्स देते हैं वो अभी इतने छोटे लेवल पे देते हैं कि बैक्टीरिया पे कर सकते हो आप, बहुत छोटी स्पीशीज पे, लेकिन इतना कोई दिमाग नहीं लगता कि आपको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम चीज अपने ऊपर भी कर सकते हो या फिर कोई और स्पीशीज से ऊपर कर सकते हो। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंशियल टैक कि मैं किसी को भी दे सकता हूँ ये, और वो अपने घर पे बैठ के कुछ भी कर सकता है। तो मतलब पहले यही मैं कह रहा था कि अगर पहले किसी को बंदे को मारना होता तो 1000 साल पहले, तो चाकू लेके या कुछ भी लेके निकलता जो कि एक सिंपल सा टूल था, उससे वो कितने लोगों को मार लेता। लेकिन वी ब्रॉट दिस पावर टू एवरीबडी, ये हमने पावर किसी को भी दे दी है। अब मैं एक साइको हूँ, मतलब अभी तक एक न्यूक्लियर थ्रेट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि कोई साइको लीडर नहीं है। अगर मेरा मन करे कोई मैं साइको एक लीडर आए जिसको फर्क नहीं पड़ता कि उसको मरने की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय करनी है, उसको पता है उसको बस एक बटन क्लिक से आई कैन फायर अ न्यूक्लियर वेपन, वो कर देगा। लेकिन इतने कम नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं कि अभी तक कोई ऐसा न्यूक्लियर थ्रेट हुई नहीं है कि किसी ने अभी तक न्यूक्लियर बॉम्ब एक दूसरे पे फायर नहीं करे। लेकिन इससे जैसे ये और हमने डिसाइड किया कि हम न्यूक्लियर, मैं टर्म भूल गया उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, जिससे हम न्यूक्लियर नॉलेज किसी को पास नहीं करते दूसरी कंट्रीज को। सो वी डिसाइडेड एज एन ऑल कि हम न्यूक्लियर नॉलेज दूसरी कंट्रीज को पास नहीं करेंगे जो इतनी भी कंट्रीज ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। वो रीजन इसलिए था कि अगर हम सबको न्यूक्लियर नॉलेज देने लग जाएं वेपनाइज करने के लिए तो हर कोई वो चीज बना पाएगा। मतलब और अगर वो किसी एडवर्सेरियल ग्रुप के हाथ लग गई जो कि कोई ऐसा प्लेयर है जो चाहता नहीं है, डिस्ट्रक्शन चाहता है, तो वो बहुत खराब होगा। एक कोट है इसका, मैं बताऊंगा बंदे का नाम जिसको मैंने लगा, तो वी हैव अ पावर ऑफ गॉड्स राइट नाउ बट वी डोंट हैव अ विजडम फॉर इट। क्योंकि ये सब एक्सपोनेंशियल टैक है कि मेक सेंस कि हमें पता है ये सब कुछ ऐसी चीज डिस्ट्रक्शन कर सकती है, ये टूल्स के लिए भी यूज हो सकती है, ऐसे डिस्ट्रक्शन वेपनाइज भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है इसका क्या इफेक्ट होगा। एंड इट गोज फॉर एवरीथिंग, कोई भी चीज को हम टूल को वेपनाइज कर सकते हैं। वी कैन वेपनाइज द इंटरनेट, जो कि होता रहता है, मतलब साइबर वॉरफेयर होती रहती है और कंपनीज करती रहती है। मतलब दिस इज द फॉर्म ऑफ वॉरफेयर जो लोगों पे होता है आजकल, जो भी बड़ी टेक कंपनीज करती हैं इंटरनेट की वजह से है। तो मैं इस बात पे आ रहा था कि बेसिकली अभी पहले अगर सोसाइटी कोलैप्स करती थी दे हैड टू फाउट फॉर इट, कि कुछ भी हो रहा है, कुछ रेजिस्टेंस होती थी और कुछ वो करते थे उसके लिए कि भाई मैं सिस्टम अगर नीचे जाऊंगा तो मैं फाइट तो करूंगा जाने से पहले। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास इतनी टैक है और अगर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे ब्रेकडाउन होता है उसका, तो हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल टैक है जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा, मुझे लगता है कि मेरी कंट्री में कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है, तो मैं क्यों यूज नहीं करूंगा न्यूक्लियर वेपन्स का, आई हैव अ टूल, तो मेरे को इंसेंटिव मिल जाता है कि ये यूज करने का। एक्सट्रीम थॉट नहीं है ये, मतलब न्यूक्लियर एक्सट्रीम तो मतलब you can use the internet to raise your voice, नहीं, मैं एज अ गवर्नमेंट लेवल पे कह रहा हूँ, एज अ हाई लेवल पे, कि एज अ मिलिट्री लेवल पे, कि अगर एक कंट्रीज में प्रॉब्लम है, ठीक है, इट्स गोइंग टू ब्रेक डाउन, स्टेट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन। अब मान के चलते जैसे इंडिया ब्रेक डाउन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल चाइना ब्रेक डाउन हो रहा है ड्यू टू वॉट एवर रीजन, कोई भी जितनी भी कंट्रीज के पास कंट्रोल है, जैसे पाकिस्तान हो गई जो कि न्यूक्लियर, नॉर्थ कोरिया हो गया जिसका न्यूक्लियर वेपन है, और ब्रेक डाउन हो रहा है सिस्टम को, तो इट विल फाइट फॉर इट्स एग्जिस्टेंस कि मैं ब्रेक डाउन नहीं होना चाहता हूँ। देन आई नो आई हैव दिस टूल आई कैन पॉसिबली यूज which is a nuclear weapon I can possibly use to fight that। तो जब वही मैं कह रहा हूँ कि जब सिस्टम में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी और सिस्टम में कुछ ऐसे पार्ट्स आते हैं जो खींचते हैं उसको, ब्रेक डाउन करते हैं, तो तब पहले 1000 साल पहले ऐसा टूल नहीं था कि ब्रेक डाउन होने का। मैं बोलूँ कि सिस्टम कोलैप्स हो रही है तो कुछ नीचे जाना है, तो पहले ऐसा टूल नहीं था, तो एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं आ सकती थी। एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस मतलब एक्सिस्टेंशियल रिस्क नहीं हो सकती थी कि भाई पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉयड हो गई। वो तब भी होता है जब से जैसे कोई एस्ट्रॉइड गिर जाता है, जैसे डायनासोर को हटाया। लेकिन अब मैन मेड ऐसी चीज है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, मतलब अब मैन मेड ऐसी चीजें हैं व्हिच कैन आई पॉसिबली यूज ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ रिडक्शन इन कॉम्प्लेक्सिटी, जब नीचे जा रहा हूं मैं, तो उससे और एडवर्सियल इफेक्ट हो सकते हैं और ब्रेक डाउन हो सकता है कि भाई और कॉम्प्लेक्सिटी गिर जाए और पॉसिबली कॉम्प्लेक्सिटी खत्म ही हो जाए कि वापस रीबूट होना पड़े। मतलब 5 बार हो सकता है, 5 बार 99.9% ऑफ स्पीशीज खत्म हो चुकी है अर्थ पे 5 बार,
there have been 5 major mass extinction. We are in the 6th one. तो 6th one बेसिकली क्योंकि 70% बायोडाइवर्सिटी सिर्फ 50 साल में गायब हो चुकी है. 70% बायोडाइवर्सिटी सिंपल पिछले 50 सालों में गायब हो चुकी है. तो रुक जा यार, तू बहुत कुछ क्लेम कर रहा है, मुझे चेक करना है. रुक जा 50 years मे बी 30 years नाउ. मैं गलत कह रहा हूँ. मतलब मैं पॉजिटिव क्लेम कर रहा था. मैं बोलो नेगेटिव मैं थोड़ा अच्छा बोला था कि बोलो, लेकिन मे बी 30 years नाउ. We have lost 60% of wildlife in less than 50 years. WWF latest living planet index. लेकिन ऐसा भी तो बोलते हैं ना कि we haven't even explored. हाँ ऐसे बोलते हैं we haven't explored all kinds of species. मतलब बहुत कम ही species हमने recognize करी है. Exactly. Oceans पे तो और problem होती है. within the already explored species, 60% of them have gone. हाँ. और मतलब बायोडाइवर्सिटी में सिंपल ये नहीं आता है. बायोडाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्लांट्स. ठीक है. इट्स कंसिस्ट ऑफ मतलब प्लांट्स के भी स्पीशीज होते हैं. तो मतलब बायोडाइवर्सिटी इज अ सिस्टम एज अ होल, इकोलॉजिकल सिस्टम. इट्स इन द ओशन, इट्स इन द प्लैंटियंस, बैक्टीरिया, ये सब इट्स पूरे सिस्टम हो रहा है. ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं वो चीता ये टाइगर्स मर गए 2000 बचे हैं, वो ठीक है, वो बहुत छोटा मिलियंस ऑफ स्पीशीज है. तो उसमें काफी ज्यादा लॉस है. तो ये ठीक है. ये तो दूसरी प्रॉब्लम है ही ऐसे. मतलब ये इतना ज्यादा इशू नहीं है. पता नहीं मुझे क्यों नहीं कि ये न्यूज जितने भी न्यूज चैनल है उन्होंने क्लाइमेट चेंज एज अ इशू वो दिखाते हैं. क्लाइमेट चेंज ही मेजर इशू है. बायोडाइवर्सिटी वाला ज्यादा दिखाते नहीं है. पता नहीं मुझे क्यों, क्योंकि मे बी क्लाइमेट चेंज से ज्यादा लोगों को अफेक्ट पड़ता है, बायोडाइवर्सिटी में पड़ता है. लेकिन हाँ ये भी मेजर इशू है ऐसे जो मिस आउट होता है क्योंकि न्यूज साइकिल में नहीं चलता है. मतलब न्यूज साइकिल में बेसिकली डिबेट जो होती है वो क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट डिनायर्स के बीच में होती है कि मतलब दोनों एक दूसरे को फाइट इसी बात पे कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, क्योंकि उसके काफी रीजंस है. इट हैज एन इकोनॉमिक इंसेंटिव दोनों साइड के लिए कि स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे. पता नहीं बायोडाइवर्सिटी में ऐसे कुछ इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं है, इसलिए बात नहीं करती है मीडिया. मतलब ये वाइल्ड लाइफ का मैं बता रहा है. मैं बायोडाइवर्सिटी का मतलब ठीक है तभी भी काफी ज्यादा मतलब ये ऐसे शॉकिंग फिगर है. ऐसे नहीं है कि क्योंकि दिस विल बी अगर हिस्टोरिकली ऐसे होता ना, जैसे हम आर्कियोलॉजिस्ट होते हम सर्च कर रहे होते तो हम जैसे अभी भी करते हैं, तो बेसिकली 10,000 11,000 ईयर्स पहले 50-60% ऑफ मैमल सारे गायब हो गए थे एकदम से. पता नहीं चला उसका रीजन क्या है. मतलब वो पिछले साल ही उनको पता चला कि ऐसा क्यों हुआ था. तो बेसिकली हमारे पास सेबर टूथ टाइगर था, हमारे पास मैमथ था और वो गायब हो गया एकदम से. और बहुत बड़ी मिस्ट्री थी साइंटिफिक कि ऐसा क्यों हुआ, एकदम से गायब क्यों हो गया ये 10,000 ईयर्स पहले. तो और मेरे को बहुत इसमें ये इंटरेस्टिंग लगा था क्योंकि ये मुझे 2014-15 से बात पता थी और मेरे को उसका रीजन पता था. मतलब वो एलिजिडली एक रीजन ऐसे हाइपोथेसिस की थी. तो बेसिकली एक बंदा है रैंडल कार्सन, जो काफी जो रोगन में काफी आता रहता है. मैंने काफी लोगों से डिस्कस भी करा हो. तो उसकी थ्योरी थी ये कि बहुत सारी स्पीशीज थी मैमल्स की. सेबर टूथ टाइगर था बहुत से, और जो सबसे डोमिनेंट स्पीशीज थी उस टाइम पे नॉर्थ अमेरिका में वो थी एक बर्ड जो कि ऑस्ट्रिच जितनी साइज की थी और किसी को भी मार सकती थी. वो बर्ड थी एक, वो सबसे डोमिनेंट स्पीशीज. वो डोमिनेंट स्पीशीज थी. तो वो ऐसे मैमल्स थे जो आपने सोचे नहीं होंगे, खतरनाक बड़े बड़े साइज में. तो क्या हुआ 10,000 11,000 अबाउट इतने साल पहले सारे गायब हो गए नॉर्थ अमेरिका. सारी स्पीशीज 50-60% स्पीशीज गायब हो गई. और हम लेजेंड्स में देखते रहते हैं कि बेसिकली अगर माइथोलॉजी में देखें हम देखते रहते हैं कि हर लेजेंड्स में हर माइथोलॉजी में एक बहुत बड़ी फ्लड आई थी जो कि पानी आई, सिटीज डूब गई उससे. जैसे अगर आप उसमें चले जाओ कौन सी मैं सिटी भूल गया, ए से नाम था उसका, एटलांटिस जैसे माइथोलॉजिकल कहते हैं. वो सिटी गिर गई, पूरी सी में चली गई, अंदर सबमर्ज्ड हो गई. या फिर हम नोआस की बात करें उसमें भी सेम चीज है, फ्लड आई थी. हिंदू माइथोलॉजी में ऐसी है कि फ्लड आ चुकी है. जैसे वो वाली विष्णु भगवान की स्टोरी है जिसमें वो अवतार लेते हैं, फ्लड क्रिएट करते हैं. तो हर सोसाइटी में हमें एक फ्लड की बात मिलेगी. तो रैंडल कार्सन एक बार जो रोगन के बॉटम से आया, उसकी हाइपोथेसिस थी ये मतलब वो इंडिपेंडेंट टाइप का थिंकर है और आर्कियोलॉजिस्ट टाइप का है. तो उसने बोला था कि एक फ्लड जरूर आई थी और उसका मेनली रीजन हो सकता है कि फ्लड आई हो मे बी ड्यू टू कि बहुत ज्यादा एकदम से ड्रेस्टिकली सेकंड्स में या मिनट्स में टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज किया हो कि जितनी भी अमेरिका है, जो कि पूरा नॉर्थ अमेरिका आज के टाइम पे है, वो 2 माइल्स से 3 माइल्स बर्फ था. सो थिंक अबाउट न्यूयॉर्क सिटी और उसके कम से कम 3-4 किलोमीटर ऊपर तक बर्फ है. 3-4 किलोमीटर कह रहा हूं मैं, वो पूरा बर्फ है. तो जब वो पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी पूरे नॉर्थ अमेरिका की, इट विल क्रिएट अ वर्ल्ड वाइड फ्लड. और मे बी उस एरिया में जो यूरोप है.
तो उसने बोला कि मिनट्स में टेम्परेचर इंक्रीज किया होगा इतना ज़्यादा, और सिर्फ इसका एक ही रीज़न होता है कि इतनी मिनट में एक टेम्परेचर इंक्रीज एक ही तरह से हो सकता है जब कोई एस्टेरॉइड क्रैश हुआ हो अर्थ पे और उसी रीजन में हुआ हो। तो ऐसे कोई था नहीं कि ढूंढते रहते थे, कोई मिला नहीं। लेकिन हाँ। पिछले साल 2018 या 2019 में नासा ने डिस्कवर किया कि ग्रीनलैंड में कम से कम 11 किलोमीटर का एस्टेरॉइड क्रेटर है, और उससे वो थ्योरी प्रूव हो गई इतने टाइम बाद, जो कि उसने 2015-16 में हाइपोथेसिस दी थी ऐसा हुआ था। और इससे रीजन हो गया कि उसका टाइम पीरियड भी 12,000 ईयर्स का है। एक सेकेंड, ये है ना, यही है क्या? मे बी 12,000 ईयर्स, अगर से यही है तो यही होगा 12,000, क्योंकि इसका साइज काफी ज्यादा था। 10,000 विद इन द पास्ट 100,000 इयर्स। ओह, पास्ट 100,000, लेकिन हाँ मतलब मेनली उसके अंदर ही है। दूसरे क्लेम्स 30,000, रफली 30,000 जस्ट एज द हाँ, वर्ल्ड वाज थॉइंग विद द आइस एज। तो बेसिकली लास्ट आइस एज ये थी, इसने पूरा मेल्ट कर दिया। और मे बी इसकी वजह से कहते हैं इस एस्टेरॉइड को हमें थैंक करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हम कहते हैं कि हम दूर यूरोप साइड उस टाइप भी लोग में जा पाए, क्योंकि इतनी गर्मी होती नहीं इसकी वजह से। तो मे बी इसकी वजह से कैलामिटी आई, लेकिन इट लेड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स कि ठीक है मैमल्स कोलैप्स करेंगे, लेकिन हम नॉर्थ अमेरिका में रह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बर्फ नहीं है। तो इट बिगेन न्यू, जो आइस एज, लास्ट आइस एज के बाद जो ग्लोबल वार्मिंग वाला पीरियड है, यहाँ से शुरू हुआ था। तो मैं क्या बोल रहा था कि मैं इस पे बोल रहा था कि सेल्फ हाँ, अवेयरनेस। स्पीशीज बेसिकली ये स्पीशीज का लॉस था बहुत ज्यादा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस था 50%। तो वही सेम हमने क्रिएट करा है एक तरीके से बहुत ये पिछले सालों 50 सालों में। अब ये इसमें बहुत ज्यादा डिबेट है, इट गोज इनटू पॉलिटिकल थिंग्स की ओ ह्यूमंस ने क्रिएट किया है या ये नेचुरली हो रहा है। ठीक है, फिर कैसे? वो हाँ, वो मतलब उसमें फिर काफी इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन दोनों मिलेगी, दोनों साइड को सपोर्ट करने के एविडेंस मिलेंगे। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, वही मैं पूछ रहा था, हाउ डज सेल्फ अवेयरनेस रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग अभी? मतलब एक आर्टिकल काफी काफी सही लगा था मुझे, मैंने बहुत पहले पढ़ा था। पॉल शेफेरा का आर्टिकल है, मतलब वो पर्सपेक्टिव्स में शेयर करता है, उसका अपना ब्लॉग है। तो उसने पर्सपेक्टिव्स में बताया था कि देयर आर 5 स्टेट ऑफ अवेयरनेस, कि वर्ल्ड को ऐसे देखने के कि आप कैसे रह रहे हो। तो उसमें सारे लोग फिट बैठते हैं। मतलब एक होता है, मतलब सबसे पहली स्टेज है डेड स्टेट, डेड असलीप, कि आपको ठीक है, आप ज्यादा सोचते नहीं हो, मे बी आपके पास टाइम नहीं है सोचने का, मे बी आप इतने प्रिविलेज नहीं हो, मे बी आपका डे टू डे आपको सिर्फ अपना देखना होता है, मुझे नेक्स्ट मील चाहिए, आप पॉवर्टी में रह रहे हो। तो अलग अलग टाइप के लोग हैं, आप बहुत ही आपको फर्क नहीं पड़ता। वो लोग कुछ ज्यादा सोचते नहीं है, वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है ह्यूमन सिविलाइजेशन है, वो इस तरह पे थिंक ही नहीं करते। मतलब ठीक है कुछ प्रॉब्लम्स है ऊपर नीचे, अपने लाइफ को देखते हैं, सही है। तो एक वो डेड स्लीप टाइप की स्टेट हो गई। और दूसरी टाइप की हो गई कि जो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं और एक प्रॉब्लम को देखते हैं, जैसे सबके लिए एक प्रॉब्लम होती है, जैसे कुछ प्रॉब्लम होगी कि भाई वीगनिज्म, कुछ एनिमल एक्टिविस्ट होंगे, नहीं एनिमल्स को नहीं मानना, कुछ के लिए क्लाइमेट चेंज होगा, वो कुछ के लिए में भी रेसिज्म होगा, वो कुछ के लिए करप्शन होगा। तो एक एक प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको फाइट करते हैं। वो बेसिकली एक्टिविज्म करेंगे या कुछ भी करेंगे। तो उसके लिए देखे होंगे बहुत सारे लोग हैं, आपके भी कुछ ऐसे होंगे कि मेरे को पता है ये चीज इंप्रूव करनी है, सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव है। फिर होता है कि मैनी प्रॉब्लम्स, की कुछ लोग होंगे भाई उनको पता है कि भाई एक प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, कि भाई करप्शन भी है, और ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी है, क्लाइमेट चेंज भी है, रेसिज्म भी है, पॉलिटिकल इश्यूज भी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, दे रिकॉग्नाइज ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, वो थर्ड लेवल ऑफ अवेयरनेस हुआ कि वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स को फाइट कर रहे हैं, कि भाई मुझे ये फाइट भी करना है, और मुझे नेपोटिज्म भी फाइट करना है जो बॉलीवुड में चल रहा है, मतलब कुछ ना, मैं फेमिनिज्म वाले आपने लेके बैठे हैं, तो ठीक है वो मल्टीपल लोग चीज पे फाइट कर रहे हैं। फोर्थ स्टेज आता है कि जब आप रिकॉग्नाइज करने लग जाते हो कि दीज प्रॉब्लम्स आर इंटरकनेक्टेड, और मुझे पता चल गया ये लिंक यहाँ पे है। ओबेसिटी इज अ प्रॉब्लम बिकॉज कि अच्छा वहां से वो इंसेंटिव्स है वहां से कि जितने भी ये फर्म्स हैं ये चाहती हैं, ये एडवर्टाइजमेंट, मास एडवर्टाइजमेंट करती है। ओपेसिटी लिंक्ड है, जो कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, क्योंकि हम इतना सारा फूड वेस्ट करते हैं, या एनिमल का लॉस है कि इतना ज्यादा एनिमल फार्म्स में पड़े रहते हैं, जो कि और चीजों को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इंटरलिंकिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स, दे रिकॉग्नाइज ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, कि पूरा सिस्टम एक दूसरे पार्ट से लिंक्ड है, कि इकोनॉमिक लेवल, पॉलिटिकल लेवल, और जितने आप इंटरकनेक्शन बनाते जाते हो आप ऊपर लेवल से थिंक करने जाते हो। द सिस्टम एज अ होल हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड दे आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। तो टैकल करूंगा मैं इस प्रॉब्लम को, तो जरूरी नहीं है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मान लो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। तो वो रिकॉग्नाइज करता है। तो जैसे बेसिकली
जैसे बेसिकली कोरोना वायरस का देख लेते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के हमने सॉल्यूशन लिया कि हमें जल्दी से जल्दी चाइना लॉकडाउन करना है, सारे लॉकडाउन करा, उसकी वजह से सप्लाई चेन ब्रेक हो गई वहाँ पे, और जो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स बन रहे थे वो पहुंच नहीं पाए मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में, जिसकी वजह से लोकस्ट की प्रोडक्शन बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ गई और उन्होंने इतना क्रॉप डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से अब मिलियंस और मिलियंस लोग जो मरेंगे वो ड्यू टू हंगर मर जाएंगे उस एरिया में, जो कि पहले ही से वहां पे इतनी ज्यादा हंगर है, जितने कोरोना से मान लो नहीं मरे। तो हमने लीनियर वे में थिंकिंग करी है, लॉकडाउन करने के तो ठीक है लोग तो नहीं मरेंगे, लेकिन हमने सोचा नहीं कि ओ इतनी सारी सप्लाई चेन अलग क्या इफेक्ट्स है, मे बी मेडिसिन नहीं आ पाएंगी, मे बी मास्क नहीं आ पाएंगे, मास्क का पहले हो गया था सीन, बहुत कुछ होता है मतलब उस लेवल में सोचने का, तो वो लोग सोच नहीं पाए उसके लिए। लॉकडाउन करने से ये भी हुआ कि जो लोग पहले ही से, मैं ऐसे नहीं बोल रहा लॉकडाउन का, मुझे नहीं पता क्या सॉल्यूशन है, लेकिन जो लीनियर में हम थिंक किया, जो कि मेनली जो पॉलिटिशियंस और ये जो भी करते हैं, जो बोलिए लीनियर की बस इस ये प्रॉब्लम है तो मुझे इसका सॉल्यूशन है स्ट्रेट अवे कि ओ लोग अगर नहीं रहेंगे तो ये मतलब एज अ सिस्टम नहीं देखते प्रॉब्लम को, एज अ सिस्टम एज अ होल सिस्टम नहीं देखते कि कौन किससे कनेक्टेड है। हाँ, तो कॉज बेसिकली माइंड हमेशा सीधा कॉज इफेक्ट में देखता है, तो वी डोंट थिंक इन दैट वे कि हमें लीनियरली देखना है, हम सर्कुलर वे में नहीं देख सकते या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो नहीं देख सकते। दैट्स व्हाई वी यूज कंप्यूटर्स की प्रेडिक्ट करने के लिए क्या टिपिकल है ये सारी चीजें। तो तभी ये प्रॉब्लम आई थी, तो मॉडल चेंज होते रहते थे क्योंकि एक नया फैक्टर आता, ओह डेथ्स बढ़ गई 10,000 क्योंकि उन्होंने ये फैक्टर डाला नहीं, तो वो जैसे मॉडल में वो फैक्टर डालते अच्छा ये भी हो सकता था, वो पूरा चेंज हो गया वो, तो इसलिए तभी इतने सारे मॉडल है। और फिर आता हूँ मैं फिफ्थ लेवल अवेयरनेस में। फिर फिफ्थ लेवल अवेयरनेस पे मेनली बंदे को ये रियलाइज होता है कि ओ दिस सिस्टम, मतलब मैं अभी उस लेवल पे पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन उसमें ये रियलाइज होता है कि ऐसा उसने लिखा था आर्टिकल में कि दिस सिस्टम कैन नॉट वर्क, मतलब उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हम इतने लेवल पे सोचते नहीं कि हम पूरे सिस्टम को सही कर पाएंगे, तो इतने इंटरकनेक्टेड पार्ट है कि वी आर नॉट मेड टू थिंक दैट वे, तो सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम हो हम इसको एक तरह से पॉइंट आउट करके सॉल्व नहीं कर सकते कि सारी कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब वो एक बंदा पता नहीं गिव अप कि नहीं ना हो पाएगा। हाँ, तो उसने वही लिखा था कि उसके सेक्शन से पहले डिस्क्लेमर भी था कि दिस इज वेयर डिप्रेशन सेट्स इन, तो मेनली उसके लिए फिर बंदे हैंडल कोप अप वैसे करते हैं सिचुएशन से कि दे फाइंड इनर पीस और आउटर पीस। मतलब फोर्थ लेवल पे जो बंदे होते हैं वो बेसिकली लाइक माइंडेड लोग, इंडिविजुअल जुड़ जाते हैं और वो डीप लेवल थिंकिंग करते हैं कुछ भी सॉल्व करने के लिए, दे डोंट गो इनटू ओपन स्पेसेस, दे डोंट स्पीक इन पब्लिक, क्योंकि लोग ऐसी प्रॉब्लम्स पे काम नहीं करते और सोचते भी नहीं है, तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करते हैं जो कि इस लेवल पे सोचेंगे और फिर उस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करके सॉल्व करेंगे। तो दे आर ट्राइंग बट दे आर नॉट ट्राइंग एट द मैसिव स्केल कि जिसपे सिस्टम चलता है पूरा, तो वो इंटरनली ट्राई करते रहते हैं, मतलब काफी मिल जाएंगे ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, मॉडल्स कैसे सोचते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर रहते हैं टाइप के लोग। फिफ्थ लेवल पे तो बिल्कुल एक तरह से डिप्रेशन गेट सेट इन और मेनली वो कोप अप करते हैं, कोप अप जैसे कि वो इनर पीस ढूंढेंगे, आउटर पीस टाइप का ढूंढेंगे। आउटर पीस एज टर्म इन लिविंग इन स्मॉल कम्युनिटीज कि जहाँ पे सस्टेनेबल हो सके, काफी लोग रहते हैं उसमें, जिसके जो आजकल काफी टर्म बढ़ गया है, आउट ऑफ द ग्रिड, या मैं भूल गया एग्जैक्टली कि ऑफ ग्रिड, तो बेसिकली वो ऑफ ग्रिड लेते हैं, वो दे विल अपनी व्हीकल बना ली जो कि सोलर पावर्ड है, अलग अलग जगह घूम रहे हैं, नोमैड्स हो गए, बैक टू द लाइफस्टाइल वी हैड 15,000 ईयर्स अगो, जिसमें हम हंटर्स थे और गैदरर्स थे, तो वही वाली नोमैडिक टाइप की लाइफस्टाइल घूम रहे हैं इधर। तो वो आउटर तरीके से कोप किया और कुछ इनर कोप करते हैं, दे गो अलोंग विद लाइफ, लेकिन मे बी मेडिटेशन या फिर वो करके मॉन्क्स टाइप के बन गए, तो हाँ वैसे कोप करते हैं, लेकिन हाँ इसमें काफी अच्छे चांसेस है कि आपको डिप्रेशन हो सकता है गेट्स एक्सटर्नली क्या ऐसे सोच के, तो मेरे ख्याल से काफी डिप्रेसिंग बातें कर रही है, कुछ ऐसे अच्छे उसमें मूव करते हैं, तो ये काफी वैसे हो गया। हाँ ठीक है, अभी तो सिस्टम थिंकिंग में था, जो लेवल 4 सेल्फ अवेयरनेस वाले लोग हैं, लेवल 4 लेवल 5 ये 5 अच्छा आर्टिकल है इसमें, लेवल बोथ रिकॉग्नाइज दिस, हाँ दे बहुत रिकॉग्नाइज दी, बस एक है कि उसको कंटिन्यूअसली फाइट कर रहा है, उसका मतलब क्या कहते हैं, मतलब फोर्थ वाला इंटरकनेक्शंस देखता है, जो बहुत प्रॉब्लम्स है उसमें इंटरकनेक्शन है, फिफ्थ वाला भी वो देखता है, लेकिन इट गिव्स अप, गिव्स अप मतलब उस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पता नहीं उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऐसे पहुंच जाती है उसको पता है कि नहीं दिस सिस्टम डजंट वर्क, ये मे बी हाँ बियॉन्ड लाइक वी डोंट हैव अ
the wisdom to like wisdom of nature to self organize the system. क्योंकि अगर evolutionary में देखेंगे the nature self organizes its environment to capture the maximum amount of energy. हमें भी वो नहीं है अभी कि हम इतने कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा सकते एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो हम मे बी इसलिए होता हो, मे बी ये आंसर हो जो हम आगे बात करने वाले हैं, आगे बात करने वाले एलियंस के ऊपर, व्हाई डोंट वी हैव, मे बी ये हो सकता है उसका अच्छा रीजन, तो पता नहीं। लेकिन वहां मतलब पे पीपल कैन गो कि ये देख सकते हैं आर्टिकल, वो लिंक कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, अच्छा है। श्योर। लेकिन वहां पे जाने से पहले सिस्टम्स थिंकिंग में इसलिए बोल रहा था कि उसमें तो मेंशन किया था मुझे एक बार गेम ए और गेम बी। मुझे शुरू से पता, वेयर डज दिस टर्म ओरिजिनेट, गेम ए गेम बी, क्या सीन है? मतलब गेम ए गेम बी, का तो मुझे भी इतना पता नहीं है। नहीं, गेम व्हाट बी इज का गेम ए एंड गेम बी व्हेन इट कम्स टू सिस्टम्स थिंकिंग अच्छा, और इट कम्स टू सिविलाइजेशन? तो बेसिकली ये बहुत ही न्यू टर्म है, मतलब ये कुछ बहुत ही कम लोगों को पता होगा, मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड में कैसे 10-15,000 20,000। नहीं, रीजन है कि काफी नहीं है, क्योंकि ये बहुत टाइम से लोकली ग्रुप में चल रहा था, उन्होंने अब जाके पब्लिक करा इसको कि, और मेरे को बाय चांस ऐसे मेरे को आर्टिकल्स या वीडियोस ऐसे मिल गए जो मैंने देखना चालू किया, मुझे भी लगा कि हाँ मे बी ऐसा हो सकता है कि ये गेम ही गलत खेल रहे हैं, मतलब ये गेम ही गलत नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि दीज पीपल, कुछ पीपल जैसे जॉर्डन हो गए, ब्रैट विंस्टेन हो गया और डैनियल शेटनबर्ग हो गए, ये इनका ग्रुप था। इन्होंने सोचा कि भाई बहुत टाइम से ये ऐसा क्यों है, सोसाइटी ऐसे क्यों चलती है, बहुत ज्यादा कैसे मतलब बेसिकली जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, जो कह सकते हैं हम, जो हंटर गैदरर से हमने ट्रांजिशन किया टूवर्ड्स फार्मर, जैसे काफी अच्छी बुक है सेपियंस उसकी, युवल हाँ, तो उसमें भी उसने काफी ट्रांजिशन बताया है कि फर्स्ट जो वाला हंटर गैदरर वाला, सेकंड ट्रांजिशन जो था हमारा फार्मर्स में, जो फार्मर्स में हमने जब सेटल किया तो हमने हंटर गैदरर से सही था कि वी लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स। तो लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स का रीजन यही था कि हम स्मॉल ग्रुप्स पे ऑपरेट कर सकते थे, हमारी माइंड की कैपेसिटी ये है कि हम स्मॉल ग्रुप में आराम से रह सकते हैं, क्योंकि ब्रेन की कॉग्निटिव कैपेसिटी देखी गई है कि इट कैन लिंक अप टू 150 कनेक्शंस टू अदर ह्यूमंस, जिसको कहते हैं डनबार नंबर। डनबार नंबर इज बेसिकली द ब्रेन्स कॉग्निटिव कैपेसिटी टू मेंटेन इतने लिमिटेड नंबर ऑफ रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमंस। ये 150 मतलब वेरी करती है, सम पीपल से 80 200, लेकिन हाँ फेसबुक वांट्स टू डिसएग्री। नहीं, इसका रीजन मैं बताता हूँ, इसका मैं बहुत जेन्युइन एग्जांपल देता हूँ, लेकिन लोग एग्री नहीं करते हैं मुझसे, मैं जब भी बताता हूँ बोलता हूँ कि जब अभी आप कोई भी सिटी चेंज करते हो या कुछ वो करते हो, तो आप कॉलेज चेंज करते हो, कुछ भी लाइफ के फेज से जाते हो, तो आप वी डोंट मेंटेन एनी रिलेशनशिप विद द पास्ट। बहुत सारी रिलेशनशिप टूट जाती है जो कि डोंट, तो काफी बहुत अच्छी एक्सट्रीम है, इट जस्ट डाइल्यूट्स लिटिल बिट मे बी। उसका ये भाई हमें पता नहीं चलता होगा, लेकिन ये ब्रेन डायरेक्टली करता है बेसिकली। इट डजंट वांट टू हैंडल दैट रिलेशनशिप, इट डजंट हैव द कॉग्निटिव कैपेसिटी कि 150 लोगों से आप इंटरेक्शन कर सको, इतने सारे लोगों के। आज के टाइम पे तो हम ओवर यूज करते हैं उसको कि इतना हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली होता क्या था कि जब हम स्मॉल हंटर गैदरर्स ग्रुप में रहते थे, तो जो 70 का ग्रुप था, जो 60-80 का ग्रुप था, 90 का ग्रुप था, ऐसे जो लोग थे वो ओवरटेक हो जाते थे जो 150 में रहते थे। और ये देखा गया था जो 200 पे जब ग्रुप पहुंचता था वो स्प्लिट आउट हो जाता था। तो ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट वो बेसिकली फिर ये रिकॉग्नाइज किया गया कि ब्रेन की कैपेसिटी 150 नंबर ऑफ पे पहुंचती है, 150 एवरेज, थोड़ा अलग अलग ह्यूमंस के लिए अलग हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज इतने पहुंचती है। कोई डिबेट करेगा 200 पे। तो जब उस लेवल पे पहुंचती है, जब इतने लोग होते हैं ग्रुप में, तो वी डिस्कवर कोहेरेंस बेसिकली कि वो सिस्टम एक साथ 100% एक तरह से हाईएस्ट एफिशिएंसी पे ऑपरेट कर सकता है टू डूइंग एनी टास्क, कि हमें सारी प्रॉब्लम्स पता है, हम रिकॉग्नाइज करके अच्छी तरह वो ऑपरेट कर पाएंगे उस सिस्टम को। तो इसको कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है वो अडॉप्ट करता है अपने आप को साथ में और अच्छी तरह ऑपरेट करेगा इन मैक्सिमम एफिशिएंसी, इसको कहेंगे कोहेरेंस। और इसका दूसरा साइड ये हो गया कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम हुआ, वो साथ में आया और उसने एक नई प्रॉपर्टी निकाली, उसको कहेंगे इमरजेंस, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो साथ में आया तो एक नई प्रॉपर्टी निकाली। लेकिन कोहेरेंस डिस्कवर्स न्यू प्रॉपर्टी, वो खुद निकाल रहा है, वो इन्वेंट कर रहा है। इमरजेंस जस्ट इमर्ज हो गया, वो निकल लिया खुद ही। तो दोनों में ये डिफरेंस है और दोनों बहुत जरूरी है एक कोई भी इवोल्यूशनरी स्पीशीज या कोई भी मैकेनिज्म जो कि हिस्टोरिकली चलता आ रहा है। तो
ऐसे कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स कोहेरेंस काफी ज्यादा डिस्कवर करती हैं अगर वो साथ में आके कुछ काम करती हैं, इन्वेंट करती हैं, तो बहुत नेसेसिटी है कोहेरेंस, साथ में आओ, एफिशिएंसी में करो, तो कुछ नई प्रॉपर्टी डिस्कवर करो। और इमरजेंस से बेसिकली बाय चांस होता है, हमें पता नहीं होता, हमें पता नहीं होगा कि जब इंटरनेट आया तो क्या होगा। हम सोचते थे कि जब इंटरनेट आया तो सबके पास अनलिमिटेड नॉलेज होगी, सारी नॉलेज अपने हैंड में होगी, लेकिन हम कभी नहीं सोचते थे अगर सबके पास नॉलेज होगी, सब कोई इंटरनेट पे कुछ भी डाल पाएगा तो अमाउंट ऑफ डिसइंफॉर्मेशन भी ज्यादा होगी। तो इट वाज अ इमर्जिंग प्रॉपर्टी कि वहां से वो निकल के आई। तो हमें नहीं पता था जब एक स्टार एक्सप्लोड होता है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम होती है, और हमें नहीं पता था कि वो जब एक्सप्लोड होगा तो दूसरे एलिमेंट्स भी बनेंगे। सो इट वाज जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ इमर्जेंस। जब सारे प्लैनेट साथ में आएंगे तो इमर्ज हो गई लाइफ, सोलर सिस्टम बेसिकली। तो इट्स कोई किसी को बता नहीं सकता, लेकिन इमर्ज होती हैं। दीज आर न्यू प्रॉपर्टीज। मैं इमरजेंस पे ही बहुत चीजें कर सकते हैं, मुझे बहुत फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट लगता है। इमरजेंस पे ही बहुत कुछ बातें कर सकते हैं। तो कहाँ पे थे हम? उस पे थे कि गेम भी डिफाइन तो बेसिकली हमने डिसाइड कर लिया कि कोहेरेंस क्या है, इमरजेंस क्या है। तो हम जब ट्रांजिशन हुए, हम सिस्टम में ट्रांजिशन हो रहे हैं अब फ्रॉम हंटर गैदरर्स, जो कि सही तरीका है। और न्यूवल योर ने हारेरी ने भी लिखा है बुक में कि बेस्ट टाइम था ह्यूमन के रहने का जब वो हंटर गैदरर्स थे। वो अच्छा सोते थे, वो 15 घंटे को काम में नहीं था। देयर वॉज नो कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि उनके लिए रिसोर्सेस उस वक्त जितने कम ह्यूमन से उनके लिए इनफाइनाइट, एक तरह से इनफाइनाइट रिसोर्सेस थे। जब वो रिसोर्सेज वहां पे खत्म होते थे, दे मूव अलोंग, ठीक है, कि वहां पे मूव कर जाते थे दूसरे वाले में। जब वो सेटल हुए इन अ फार्मिंग सिविलाइजेशन, तो उन्होंने डिस्कवर किया फार्मिंग और फार्मिंग सिविलाइजेशन सेटल हुए, दे नीडेड स्ट्रक्चर्स टू ऑपरेट इतने बड़े स्केल पे। थोड़े स्केल पे आप रह सकते हो, लेकिन जब बड़े स्केल पे हो गए तो वो बहुत बेकार डील है। और हरारी भी बुक में लिखता है बेसिकली कि इट वाज द वर्स्ट डील इन ह्यूमन हिस्ट्री, कि जो ट्रांजिशन होना फार्मर में, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स बहुत ज्यादा थे। क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत लोग मरते थे, जब सरप्लस नहीं हो पाता था, फूड या फैमिन आ जाती थी, तो बहुत लोग मरते थे। और स्ट्रक्चर्स को ऑपरेट करने के लिए जो फार्मिंग में ऐसे सिविलाइजेशन, स्टार्ट ऑफ सिविलाइजेशन सोसाइटी में बहुत स्ट्रक्चर्स ही होते हैं, क्योंकि आप 150 से ज्यादा ऊपर का ग्रुप नहीं बना सकते। यू नीड सम मोटिवेशंस, यू नीड सम नैरेटिव टू बिकम अ स्ट्रक्चर ऑफ दैट। तो नैरेटिव, काफी सारे नैरेटिव हैं आज तो, भर के सारे बहुत सारे नैरेटिव्स हैं, क्योंकि वी पास्ड ऑन द नॉलेज ऑफ दैट नैरेटिव्स। लेकिन उस वक्त कोई नैरेटिव्स नहीं थे, तो हमने तब रिलीजन, स्टार्टिंग में रिलीजन वी यूज एज अ रिलीजन, कोई भी हमने गॉड्स बनाया, कोई क्रिएट करा, वी यूज एज अ सिस्टम ऑफ इन ग्रुप की, एज अ नेशनलिज्म बनाया हमारी सिविलाइजेशन, और देयर वाज आउटर ट्राइब। तो हमने कुछ भी नैरेटिव्स करके वो सेटअप करेगी कि एज अ ग्रुप में इतनी बड़ी हायरार्की में हम ऑपरेट कर सके विद सम इंसेंटिव्स। तो मॉडर्न डे तक जब हम स्विच मारते हैं, मॉडर्न डे पे क्या मतलब, फार्मिंग से हम जब मॉडर्न डे में आते हैं, तो सबसे बड़ा इंसेंटिव तो मनी है ही, कि ये भी एक पार्ट ऑफ मनी है। तो मनी, उस बुक में भी वो मनी को हाईएस्ट रैंक करता है। बिकॉज नेशनलिज्म सेकंड होता है, थर्ड रिलीजन होता है। नेशनलिज्म सेकंड होता है, नेशनल मे बी सेकंड रिलीजन हो सकता है, पता नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो नेशनलिज्म आज के टाइम पे सेकंड ही होगा, अगर देखा जाए तो, क्योंकि देयर आर मल्टीपल रिलीजन इन मल्टीपल कंट्रीज। अगर मॉडर्न डे में देखा जाए तो मैं फाइट करूंगा तो सेम रिलीजन में हो चाहे सामने वाली कंट्री, मैं तभी भी उसको फाइट करूंगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। वर्ल्ड वॉर इसका एग्जांपल है, दे ऑल हैड अ क्रिश्चियन फॉलोइंग, बट तभी वो कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि नेशनलिज्म इज अ डोमिनेटिंग थिंग उस वक्त, कि भाई मेरी कंट्री जीतनी चाहिए, और दो ग्रुप्स है। तो हाँ, तो बेसिकली जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर्स हमने बनाया है नैरेटिव्स का, ये काफी अच्छा स्ट्रक्चर्स है, जो नैरेटिव्स के बेसिस पे बनाया है, स्टोरीज के बेसिस पे बनाया है, और इसने काफी हमें बहुत फायदे दिए हैं। मतलब हम देख सकते हैं कि कि पॉवर्टी सबसे कम है, मतलब जो सेम जो स्टार्ट किया था हमने पॉडकास्ट पे टॉपिक्स पे, तो उसका वन ऑफ द मेन रीजन यही था कि इतना सब कुछ इसलिए क्योंकि वी डिस्कवर्ड ऑयल, वी डिस्कवर्ड फॉसिल फ्यूल्स। तो बेसिकली सिस्टम है कि एवरीथिंग्स इन अ सिस्टम ऑपरेट्स ऑन एनर्जी, फ्रॉम यूनिवर्स स्केल टू अ छोटे स्केल, बैक्टीरियल स्केल, सब कुछ एनर्जी पे ऑपरेट करता है। तो स्ट्रक्चर्स इतने स्केल हो ही नहीं सकते थे जबकि बस हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं होती। क्योंकि एशियंट सिविलाइजेशन में हमें कोई भी चले जाए तो दे यूज्ड ह्यूमंस एंड एनिमल्स, कोई भी चीज काम करने के लिए, कोई भी टास्क करना है आपको ह्यूमंस या एनिमल्स यूज करने हैं, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है करने की। यू हैड टू फायर, क्या कहते हैं, अ गन या कुछ भी कैटपुलेट, उसके लिए भी ह्यूमन खींचता था उसको, फिर फेंकता था, बहुत सारे मिलके, हर चीज के लिए ह्यूमंस यूज होते थे। तो in comparison to 18th century when we discovered oil,
तो मुझे पता नहीं आज ऑयल के रेट कितने हैं, आज ऑयल के रेट देखें कितने हैं, क्योंकि आजकल ऑयल के रेट ऑल टाइम लो पे चल रहे हैं। क्योंकि मैं अगर ये 2-3 साल पहले कर रहा होता पॉडकास्ट तो ऑयल के रेट आजकल 43.24 है। तो मैं जब बहुत पहले की एक टॉक देख रहा, मतलब पहले की एक टॉक देख रहा था, उसमें ऑयल का रेट $80 था। तो $80 के हिसाब से उसने नंबर्स बताए थे, तो मैं $43 के हिसाब से नंबर बताता हूँ। तो $40 मान के चलते हैं, तो $40 के हिसाब से एक बैरल ऑफ ऑयल $40 का है, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं एक बैरल ऑफ ऑयल में $40 में कितनी एनर्जी होगी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। अच्छा, तो $80 तब $80 था, $80 में एक बैरल ऑफ ऑयल में जो ह्यूमन के हिसाब से कैपेसिटी होती है, बेसिकली मैं कैलोरीज के टर्म से बात कर रहा हूँ कि एक ह्यूमन कितनी कैलोरीज खाएगा और कितनी कैलोरीज आउटपुट करेगा, उसके टर्म्स में एक ह्यूमन की होती है $80 में 22,000 ह्यूमंस की एक बैरल ऑफ ऑयल। 22,000 ह्यूमंस, एक बैरल ऑफ ऑयल 22,000 ह्यूमंस की पावर रखता है $80 में। तो $40 में तो ज्यादा ही होना चाहिए मेनली, मतलब अबाउट इसके डबल ही होना चाहिए, इतनी पावर रखता है। और ये अब भी है मॉडर्न डे, वी थिंक अबाउट 18th सेंचुरी, उस वक्त ऑयल का प्राइसेस भी कम थे, तो हमने कितनी पावर एक्सट्रैक्ट करी सिर्फ एक ऑयल के, जिसमें हम सिर्फ एक मशीन चलाते हैं, हम 22,000 लोगों की पावर ले रहे हैं। मतलब इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर या एनिमल पावर, हमने कितनी पावर एक्सट्रैक्ट करी उससे कि वी स्केल्ड अप अ सिस्टम एक्सपोनेंशियली, स्केल करते गए, कोई लिमिट नहीं थी स्केल करने की। तो इसलिए हम मॉडर्न डे में पहुंचे, क्योंकि अगर सिर्फ ह्यूमंस ही होते तो वी हैवंट कुछ कर नहीं पाते, मतलब हम इतना स्केल नहीं कर पाते, वो छोटे काम करते रहते हैं। मतलब सालों से हम देखते हैं कि कोई भी सिविलाइजेशन पहुंची थी जिन्होंने कुछ अगर ऐसे इन्वेंट नहीं किया रिलेटेड टू एनर्जी इतनी फास्ट प्रोवाइड कराना है, तो वो छोटी सोसाइटीज नहीं, वो सब कुछ ह्यूमन स्केल में करती थी। ट्रेड भी हो गया, वो स्लो होता था, दिन लगते थे कोई मैसेज पहुंचाना है, सिंपल वॉरफेयर। तो मनी का प्रोसेस जो था वो था बेसिकली कॉन्क्वेस्ट, कि मैं जब दूसरे टेरिटरी को अगर बोलूँगा कॉन्क्वेस्ट ऑल द सरप्लस ऑफ द फूड, ऑल्सो ऑल द गोल्ड और सिल्वर जो भी है वहाँ पे, जो भी मेटल्स एल्यूमिना है, सब कुछ है। तो मॉडर्न डे में प्रॉब्लम क्या है, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली ये गेम ए का स्ट्रक्चर ये है कि हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करनी है। तो गेम ए का स्ट्रक्चर है कि हम रुक नहीं सकते, वी रिक्वायर्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। गेम ए का मतलब क्या है? गेम में मतलब गेम क्यों जो नहीं 10,000 साल पहले शुरू होता, 10,000 साल पहले शुरू होता है, मतलब गेम नहीं कह सकते, सिविलाइजेशन कह सकते हैं। लेकिन गेम में बेसिकली इसका भी रीजन है, इसका the way we live, the way civilization, the way society is going on, the way it's being operated is game A. नहीं तो बेसिकली ये होता है कि टर्म जो बनाया था नया वाला, इट वाज कॉल्ड गेम बी, क्योंकि गेम बी कूल लगता है, मिमेटिक लगता है। द टर्म हैज टू बी कूल टू स्प्रेड, मीम टाइप का है। मीम बेसिकली स्प्रेड होती है। मीम कम्स फ्रॉम उस पे बेसिकली मीम का असली टर्म जो ओरिजिन होता है वो जीन से होता है। इट्स अ कल्चरल टाइप ऑफ थिंग व्हिच पासेस अलोंग मल्टीपल स्पीशीज डाउन, तो वहां से मीम का टर्म ऑलरेडी होता है, मिमेटिक कहते हैं उसको। तो मीम्स जैसे हम मीम्स पे आते हैं इंटरनेट पे वायरल हो जाती हैं, इट्स कम फ्रॉम द सेम थिंग। तो ये करंट सोसाइटी जैसे ऑपरेट कर रही है वो गेम बी है? नहीं, गेम बी हमने टर्म, इसको गेम बी हमने टर्म पहले बनाया, उसको गेम में पहले से कह दिया। ओ जो नया गेम बी टर्म बनाया कि वो नई लेवल ऑफ थिंकिंग क्या होगी, तो इसको कहना पड़ा। अच्छा, अभी जो चल रहा है नॉर्मल जो चल रहा है, जो भी नॉर्मल चल रहा है वैसे ही, जो पूरा जो ट्रैक किया तूने सिविलाइजेशन से, मनी, इंसेंटिव है, नेशनलिज्म, रिलीजन, ये सब चल रहे हैं। बट इफ यू लुक एट द करंट वर्ल्ड, it's highly complex and sort of mostly brittle right now. हाँ, तो बेसिकली इसकी प्रॉब्लम इसको बोलते हैं गेम ए। गेम है जो 10,000 साल पहले शुरू हुआ था। हाँ, 10,000 साल पहले शुरू हुआ, ठीक है, ओके। और क्योंकि मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है जो सारी सिविलाइजेशन करती है, अच्छा, सेम। अच्छा, कि ओके। हर सिविलाइजेशन की होती है, आप देख लो तो दे रिक्वायर्ड एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, कि हर सिविलाइजेशन को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करनी होती है टू सस्टेन। उसका रीजन बेसिकली यही है कि कॉम्प्लेक्सिटी और जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इंटरलिंक्ड होती है। अगर आप सोसाइटी को और कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी। तो अगर एनर्जी सरप्लस नहीं मिलता, जो कि हिस्टोरिकली अगर बड़े लेवल पे देखें तो अगर एनर्जी सरप्लस मिलता नहीं है तो कॉम्प्लेक्सिटी सिंपलर हो जाती है, जो मैंने बताया कि वो इट कम्स ब्रेकिंग डाउन, तो वापस हम उस स्टेट पे पहुंच जाते हैं। तो फिर एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है, फिर वापस शुरू होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट गोज अप। मतलब we never learn from our mistakes। मतलब पता नहीं, लर्निंग इट्स लाइक इनएविटेबल, आपके पास होगा, आप क्यों नहीं करोगे। और मे बी
फॉल्ट यही कि नैरेटिव स्ट्रक्चर्स की फॉल्ट है कि वी थिंक इन द सेम वे कि हमें यही नैरेटिव से तो हमें यही तरीके से करना है कि लेकिन डिफरेंस अभी ये है कि वी आर मोर इंफॉर्मेशन, हम रिच है, इंफॉर्मेशन रिच है राइट नाउ, सो वी कैन लर्न लाइक अब हम वी आर नॉट डिस्कसिंग, वी आर एबल टू डिस्कस द पास्ट, मतलब हम दोनों नॉर्मल से लोग ही डिस्कस कर रहे हैं पास्ट पूरा कैसे चलता है, लाइक वी नो व्हाट्स हैपेंड बिफोर, which is different from what the last 5 civilizations, पता नहीं इसका मे बी मतलब फॉल्ट बोल कह नहीं सकते सकते, हैं। मुझे नहीं पता। नहीं इसका नहीं रीजन इसका ये है कि सिस्टम वाज मेड लाइक दिस कि आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो, ऐसे बोल बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर हेराइकल स्ट्रक्चर है सिविलाइजेशन का और एक तरह से सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, टॉप डाउन हेराइकी है, तो आप बचपन से आपको सिखाया जाएगा कि स्कूल में भी ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि स्कूल में जैसे हम स्कूल जाते हैं और जैसे ही कोई स्टूडेंट स्कूल जाना शुरू करता है वहाँ पे एक टीचर होता है और सबको ट्रेन किया जाता है कि आपको सबको चुप रहना है, वो बात करेगा सामने वाला टीचर, आप सब चुप बैठोगे और कुछ आप में से कुछ अच्छे लोग होंगे जो कि मॉनिटर होंगे और वो आपको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे जब वो सामने वाला बंदा नहीं हो। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बॉटम अप कि मतलब जब से आप इन्फेंट होते हो या जब से आप स्कूल जाना शुरू होते हो वहां से स्टार्ट होता है। यार ये तो और थोड़ी सी डॉट्स कनेक्ट करके टू बिल्ड टू लाइक सॉर्ट ऑफ नहीं कंप्लीट योर ये नरेटिव कि हाँ बेसिकली ऐसा है इसलिए इसी, दैट इज मतलब कोई रिलेशन एज सच नहीं लगता, बट इट सीम्स टू बी रीजनेबल, पता नहीं। मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ जानबूझ के किया है मैंने, ये नहीं हाँ कहा, हाँ हाँ हाँ, ये नहीं कहा, इट बिकम्स द पार्ट ऑफ इट। ओह मतलब अच्छा, इसका अगर हम सॉल्यूशन अगर दूसरा हो कि व्हाट कैन बी द बेटर सॉल्यूशन कि हम्म इंस्टेड ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड थिंग वी कैन हैव अ डिसेंट्रलाइज्ड थिंग कि मल्टीपल लोग हो बोलने वाले, व्हाट उस सिस्टम का क्या होता है कि वो चल सकता है कि मल्टीपल लोग हो या फिर वो गैदरिंग में आपस में बात कर रहे हो, क्या वो अच्छा सॉल्यूशन है? वी नेवर फिगर्ड इट आउट कि हमने सोचा कि ये वाला स्ट्रक्चर है, क्योंकि हर जगह ये स्ट्रक्चर है ना, इट्स द सेम स्ट्रक्चर। तो हाँ बेसिकली इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर जो मैं सेकंड पॉइंट में आ रहा था कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो चाहिए, और दूसरा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, इट शुड बी अ राइवलरस। राइवलरस का बेसिकली मीन हो गया कि इट्स नॉट राइवलरी, राइवलरस इट्स कि पीपल आर कंपीटिंग विद ईच अदर, एवरीबॉडी इन एवरी लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो राइवलरी से डिफरेंस इसका ये है कि राइवलरी अगर हम दोनों में राइवलरी है और हम बैडमिंटन खेलते हैं, वी कैन बोथ विन। अगर आप मैच भी जीतते हो तो मैंने एक्सरसाइज करी, आपने एक्सरसाइज करी, हमने दोनों ने सीखा, आवर लर्निंग गोज अप, तो हम दोनों सीख सकते हैं, चाहे राइवलरी हो तब भी उसमें सीख सकते हैं। तो राइवलरी इज नॉट सिमिलर टू राइवलरस। तो बेसिकली ऐसे कह सकते हैं पॉजिटिव सम गेम या इट इज नॉट अ जीरो सम गेम, इट्स अ बैडमिंटन खेलना विन विन सिचुएशन हुई, ठीक है, लेकिन जो हमारे लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, जो हमारी सोसाइटल सेक्शन है, इट्स अ विन लूज। इट्स अ तो जीरो सम गेम, इट्स अ जीरो सम गेम नहीं नहीं ये नहीं पूरा। नहीं, मैं बताता हूँ क्यों क्यों आपको आपको लगेगा, आपको वो लगेगा कि नहीं जीरो सम नहीं है क्योंकि वो है। तो आप ऐसे देखो ना कि अ, जैसे एग्जांपल देखते हैं पहले विन 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 का कि कौन से लेकिन सिस्टम है। अभी हम गेम एक ही बात कर रहे हैं बाय द वे, है हम ना? गेम की बात कर रहे हैं, गेम बी हाँ पे मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि गेम बी इट्स कंप्लीटली अपोजिट है इसके जो होता है, ठीक और है, और इट्स नॉट, इट्स जस्ट अ फ्रेमवर्क कि क्या होना चाहिए। ऐसा अच्छा नहीं है कि भाई मैजिकली आ गया कि ओ मैंने बना दिया सकता है, ये फ्रेमवर्क होना चाहिए और किसी ने बनाया नहीं, इट्स नॉट डिजाइंड, द ऑब्जेक्टिव इज टू डिजाइन, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन में सालों लग जाते हैं। और जीरो सम गेम वाला तो बताना, एक मिनट में फिर से गेम में रिपीट कर देता हूँ। गेम इज बेसिकली हाउ civilizations have always lived, what are the 10,000 ईयर्स। since 10,000 years, और हमारा हाँ इंसेंटिव स्ट्रक्चर मनी पे बेस्ड है, नेशनलिज्म या रिलीजन पे बेस्ड है, और जैसा करंट सोसाइटी है विच इज बेसिकली करंट स्टेट ऑफ थिंग्स, कैसे सिस्टम अपना चल रहा है जिस गेम हाँ में, और उसमें हम डिस्कस अभी कर रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ जीरो सम गेम नहीं है, तो बोल रहा है इट इज अ जीरो सम गेम, let me elaborate. It is a zero sum game. What do you mean by zero sum game? तो जीरो सम गेम में बेसिकली देयर इज वन विनर कि एक ही जीतता है, अगर हम दो compete कर रहे हैं और वहां पे someone's उस रिवर में 10 मछली हैं और compete कर रहे हैं हम 10 मछली लेने के लिए, सो ओनली हम दोनों में से एक 10 मछली लेके जाएगा, हम वो नहीं कर पाएंगे, कोई और तरीका नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इट्स अ फाइनाइट रिसोर्सेज पे फाइट है, स्केर्सिटीज पे फाइट है कि हु कैन टेक द स्केर्स रिसोर्स, और सिर्फ एक ही विनर ले सकता है। तो मतलब इट्स अ जीरो basically सम, we are saying कि मछली नहीं बनती someone's है, मछली बढ़ती है someone's जा रही है। someone else, your gain is someone else loss, yeah, someone else gain हाँ is your loss,
तो बेसिकली हाँ बहुत सारे गेम खेल होंगे, गेम सारे ऐसे ही ऑपरेट होते हैं, मतलब हाँ कुछ किसी भी। का, हाँ तो आपको लेकिन इट कैन बी अ पॉजिटिव सम गेम, राइवलरी रिलेशनशिप में भी पॉजिटिव सम हो सकते हैं जब स्केर्स रिसोर्स नहीं है, जैसे आपका गेन बैडमिंटन और खेलने उसका दे। गेन दोनों, हम दोनों एक साथ का गेन हो सकता है। हाँ हम दोनों बैडमिंटन और खेलेंगे तो हाँ, कोई कोई ऐसा स्केर्स रिसोर्स पे हम compete नहीं कर रहे हैं, अगर हम दोनों करेक्ट करेक्ट, बैडमिंटन या कुछ भी क्रिकेट खेल रहे हैं, वी हाँ आर बोथ लर्निंग। हाँ, ठीक है, तो मैं भी जैसे यही बोल रहा हूँ जैसे कि कोई विच डिबेट इज, में भी होता, हाँ हाँ, बोल बोल। डिबेट भी कर रहे हैं हम, डिबेट भी कर रहे हैं तो बोथ कैन कम आउट एज अ विनर, अगर हम डिबेट भी कर रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट competing फॉर द स्केर्स रिसोर्स, वी आर बोथ लर्निंग। हम हम्म दोनों लर्निंग कर रहे हैं, हम दोनों वी आर लर्निंग विद द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, हम्म, तो विच आर स्केलेबल, क्योंकि वो पॉजिटिव सम हो गए। सो हाँ पॉजिटिव सम इज जो बढ़ता ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ, है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ इनफाइनाइट गेम, कि खेलने में हाँ मजा आता है, जैसे हाँ, बैडमिंटन खेलने में मजा आता है, इनफाइनाइट गेम यू कैन प्ले, देर इज नो हम्म ऑब्जेक्टिव कि जीतना है आपको, गोल है आपको, ज्यादा खेलोगे ज्यादा मजा आएगा। हम्म, जबकि ये वाला फाइनाइट गेम में होगा कि द गोल इज टू विन, अगर आप नहीं जीतोगे तो यू हैव लॉस्ट इट ऑल, आप हार गए। हाँ। एंड तो उसको कहते हैं, यू बिलीव कि करंट सोसाइटी इज अ जीरो सम गेम अपना, और मैं बोलता हूँ कि नहीं, इट्स नॉट अ जीरो सम गेम। हाँ तो ऑन अ ग्लोबल स्केल इट कैन कम आउट एज अ पॉजिटिव स्केल, जो ऊपर लेवल पे है, और थ्रू आउट हिस्ट्री एविडेंस है वही पॉजिटिव स्केल है, वेल्थ बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, इट कैन कम आउट एज अ पॉजिटिव स्केल। लेकिन हम अगर एब्स्ट्रैक्शंस पे देखें, नीचे वाले लेवल पे, कि ऊपर पे नहीं देखे, हम देखें वी आर कंपीटिंग फॉर एवरीथिंग रिसोर्सेज के लिए, तो बेसिकली जब सेम चीज हुई, जब हंटर गैदर से ट्रांजिशन हुआ, वी नीडेड टू फार्म, और फार्म के लिए मुझे लैंड चाहिए थी, सो लैंड इज स्केयर्स, क्योंकि फर्टाइल लैंड स्केयर्स होगी, तो वहीं पे सबसे पहले इक्वेशन में आ गई स्कैरसिटी, कि लैंड इज स्केयर्स, वी नीड टू कम्पीट फॉर इट। तो लोगों ने कम्पीट करना शुरू किया उस लैंड ऑफ पीस के लिए, जो फर्टाइल लैंड है। सिविलाइजेशन बेसिकली इसलिए फाइट करती रही कि उनको वो लैंड चाहिए, उनको फूड चाहिए, इट्स व्हाट्स अ स्केयर्स रिसोर्स। अगर यहाँ पे गोल्ड माइन है तो मैं ऑब्वियसली वहाँ पे गोल्ड माइन उसको कैप्चर करने जाऊंगा, दैट्स माई ओनली ऑब्जेक्टिव। तो वो स्केयर्स रिसोर्स है जो इक्वेशन में हमने डाल दिया, तो वी आर फाइटिंग फॉर दैट। उस टाइम पे देखा जाएगा तो हम ऐसे ही कहेंगे नहीं कि भाई पॉजिटिव सम गेम है। ठीक है, पॉजिटिव सम गेम तभी आता है जब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है खतरनाक वाला, और उसकी वजह से सब कुछ चेंज हो जाता है। इट्स लाइक काइंड ऑफ इमरजेंस, कोई नई प्रॉपर्टी इमर्ज करती है और फिर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा पॉजिटिव सम गेम कोई बता सकता है? वो है विकीपीडिया, मतलब इंटरनेट कह सकते हैं, लेकिन इंटरनेट में विकीपीडिया देखे तो मतलब नॉन प्रॉफिट, उसको कोई भी नहीं है, अगर ज़्यादा लोग इन्फॉर्मेशन डालेंगे, इट्स मॉडिफाइड, मॉडरेटर्स हैं उसमें, और सबकी ग्लोबल नॉलेज बढ़ती रहती है, चाहे जितने उसमें जितने लोग कंट्रीब्यूट करें वो सबके लिए फ़ायदा होगा। इट्स अ पार्ट ऑफ अ पॉजिटिव सम गेम, कि कोई कॉम्पिटिंग नहीं है उसमें, क्योंकि कोई इंसेंटिव ऐसा दे नहीं रखा है स्ट्रक्चर में, डिसेंट्रलाइज है कम्प्लीटली, कोई भी जाके कंट्रीब्यूट कर सकता है। और स्ट्रक्चर उसका ऐसे बताया गया कि उसमें डिसइंफॉर्मेशन इसलिए नहीं होती क्योंकि यू हैव टू राइट, जो सोर्सेज हैं वो पूरे पूरे चेक होते हैं, नीचे रेफरेंसेस होते हैं। सो इंटरनेट कह सकते हैं मैं पॉजिटिव है, लेकिन इंटरनेट के कुछ पार्ट, मैं कहूँ इंटरनेट पूरा नहीं कहूँगा, कि इंटरनेट में कुछ ऑन द लार्ज स्केल पॉजिटिव हम कहेंगे इंटरनेट को, जो इंटरनेट काफ़ी करा है, लेकिन कुछ पार्ट इसमें बहुत ही गलत है, मतलब वो जीरो सम गेम प्रोवाइड करेंगे, हाँ। लेकिन ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है जिससे वो प्रोड्यूस हुआ है। तो पॉजिटिव सम गेम आप तभी कह सकते हो व्हेन यू हैव अ इनफाइनाइट सेट ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, तो जो भी हमारा मॉडर्न डे, अब दोनों को लिंक करते हैं, जो मैं कह रहा था, वी रिक्वायर्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड नीड वी नीड टू हैव क्या कहते हैं, पॉजिटिव सम गेम, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ मुझे पॉजिटिव सम गेम करना है, बिल्कुल परफेक्ट है, चलता रहेगा सिस्टम, कभी इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेंगे वी कैन बिकम अ इंटरगैलेक्टिक स्पीशीज, भाई सब कुछ वो कर सकते हैं। अगर इक्वेशन देखेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज काइंड ऑफ खतरनाक, मतलब यहाँ पे ग्राफ दिखा के रहेंगे तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इतनी खतरनाक इसलिए है क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जीडीपी बढ़ती रहे 2% से, तो स्टार्टिंग में बहुत कुछ नहीं होगा, स्टार्टिंग में इट काइंड ऑफ गोज लीनियर, ठीक है, धीरे 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 धीरे, और फिर जब हम लेट में आते हैं, जो कहते हैं एंड गेम में आते हैं, तो वहां पे पूरा कर्व वैसे इनफाइनाइट टाइप का होने लग जाता है। और वो लास्ट स्टेजेस पे जो एक एक डे का जो चेंज होता है वो इतना ज्यादा होता है, उससे माइंड ब्लोन आता है, मतलब लोगों को समझ में नहीं आता है ऐसे कैसे हो सकता है। दैट्स एक्सपोनेंशियल गेन। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूँ कि ये रिसेंट फैक्ट है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, आप चेक, कि थ्रू आउट हिस्ट्री कॉपर माइन करता रहा है, ब्रॉन्ज कॉपर से बनता था, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कॉपर माइन करती थी, 10,000 साल से हम कॉपर माइन समथिंग कर रहे हैं जब से है। थ्रू आउट हिस्ट्री हमने 50% कॉपर जो माइन करा है सिर्फ लास्ट के 30 ईयर्स में माइन करा है। समझ लो, ये एक्सपोनेंट लास्ट के 30 ईयर्स में 50% माइन करा है हमने कॉपर।
थ्रू जितना भी वर्ल्ड अर्थ में कॉपर है वो सिर्फ लास्ट के 30 ईयर्स में 50% माइन करा है। मैं फैक्ट भी दिखा दूंगा यहाँ पे, और ये विकिपीडिया के पेज में जाओगे वहाँ पे मिल जाएगा। उसमें कहते हैं, विकिपीडिया में लिखा है 80% हम रिसाइकिल कर देते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग इशू, क्योंकि 80% ऐसे बोलना है कि जो भी हम कॉपर यूज करेंगे वो 80% रिसाइकिल हो जाएगा, लेकिन 50% हम एक्सट्रैक्ट करके कॉपर डाल चुके हैं, और कॉपर इज यूज्ड इन लॉट ऑफ रिसोर्सेज। ये सिर्फ एक एलिमेंट का है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए। वी वांट टू ग्रो अवर जीडीपी बाय 2% एवरी ईयर, जो कि है, और we have a set of finite resources. So it can look as a positive sum game for a periodical time being, और अगर उसमें कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होती नहीं है तो तब स्टैग्नेशन आ जाता है, मतलब एवरीथिंग बिकम स्टैग्नेंट। और जब वो स्टैग्नेशन आता है तो प्रॉब्लम क्या होती है, जो पहले से अकरिंग डेप्थ है वर्ल्ड में, द डेट जस्ट अकरिंग थ्रू आउट द ईयर। तो अभी वर्ल्ड का डेप्थ है $250 ट्रिलियन। $250 ट्रिलियन पता कितना बड़ा फिगर है, मतलब लोग कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते। तो जो $250 ट्रिलियन आया वो से $4 ट्रिलियन आया। तो यूएस इकोनॉमी थी, उन्होंने 4 ट्रिलियन अपने बैंक में रखे, बैकअप करा गोल्ड से, और उससे पैसे लोन करे एग्जिस्टेंस में। सो इसमें प्रॉब्लम ये है कि लोगों को इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक्स ये नहीं पता कि एवरी मनी दैट इज क्रिएटेड कम्स आउट ऑफ द थिन एयर, लाइक लोन करके आता है इनटू एग्जिस्टेंस। द सेंट्रल बैंक्स क्रिएट मनी, इट गिव्स टू बैंक लोन करके, और लोन में ये प्रोवाइड करते हैं भाई मुझे इस पैसे पे 0.5% 1% इंटरेस्ट चाहिए। तो वो जब आगे लोन करेंगे तो वो 2% इंटरेस्ट में देंगे, वो आगे लोन करेंगे वो 3% में देंगे, सबसे आगे जाएगा। जैसे मैं अगर बैंक में जाऊंगा इंडिया में लेने अभी, तो मुझे 6% बहुत कम बोल दिया मैंने, 10% पे देंगे मुझे वो लोन। तो 10% में लोन देंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे अपनी ग्रोथ करनी है 15%, ठीक है, और थ्रू आउट वर्ल्ड ऐसे हर किसी को अपनी ग्रोथ करनी है इतना। और जब ग्रोथ होती नहीं है तो और मनी प्रिंट करते हैं एग्जिस्टेंस में। वी वांट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, वी वांट एंटरप्रेन्योर्स टू मेक समथिंग दैट ग्रोज आवर जीडीपी या वेल्थ या कुछ इनोवेशन जो कि पॉजिटिव सम क्रिएट करे। उसके लिए मुझे चाहिए ऐसी कुछ रिसोर्सेस। तो अभी इतना पिछले यही अभी 50 से 100 साल में इतना खतरनाक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हुआ है कि सारी भी इंडस्ट्री मॉडर्न इंडस्ट्रीज पे बनी पड़ी है। लेकिन there has not been a big breakthrough in last like 70s 80s से कोई big breakthrough नहीं हुआ in the field of physics, जो कि last breakthrough यही था कि ट्रांजिस्टर्स आए, इससे वजह से पूरा डोमिनेंट सिस्टम बना पड़ा है। और अगर आप काफ़ी फॉलो करोगे, जैसे पीटर थील हो गया या फिर एरिक वाइनस्टाइन, ये लोग इसकी बात करते हैं, दे फियर बिकॉज ऑफ दिस कि इतना स्टैग्नेशन है टेक्नोलॉजी में। जो इनोवेशन है वो T2 टेक्नोलॉजी में जा रहा है। T2 बेसिकली बीइंग इंटरनेट टेक्नोलॉजी, सारी कंपनीज इंटरनेट पावर्ड हैं, और उससे कुछ इनोवेशन नहीं होता। इट्स नॉट अ डिस्ट्रप्टिव थिंग कि ऐसा कोई ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी नहीं आएगी कि मैं अगर सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा डजंट मीन ऑन द पॉजिटिव सम में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या नेटफ्लिक्स में जितनी मूवीज़ देखूंगा। क्योंकि जो अभी सबसे टॉप 5 कंपनीज यही होंगी, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये तो T1 टेक्नोलॉजीज नहीं है। जो T1 टेक्नोलॉजीज बेसिकली करती है जो वर्क्स ऑन एनर्जी या बायोटेक्नोलॉजी, जो डिसरप्टिव है, क्योंकि वहाँ पे फंडिंग भी नहीं जाती और वो नहीं आती। तो एलन मस्क इज एन एक्सेप्शन, मतलब उसको कहेंगे T2 में, लेकिन इट्स काइंड ऑफ लाइक अभी तक कह नहीं सकते वो है हमारे पास टेक्नोलॉजी। अच्छा, ठीक है, इट्स लाइक अ फ्यूचरिस्टिक, इट्स लाइक अ मिथ कि हम करेंगे। अभी मिथ है, मैं मिथ बोलूंगा उसको कि वी हैवंट अचीव्ड एनीथिंग, कि कर रहे हैं उसमें बहुत फाइट मार रहे हैं, लेकिन कोई लोग ज्यादा लोग फाइट नहीं मार रहे। ओ हम जाएंगे मार्स पे 10 सालों में, देखते हैं हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मतलब होप है वो। तो वो लोग होप के चक्कर में लोग बहुत होप्स हैं ऐसे कि 20 वर्ल्ड बैंक कहता है 20-60% तक कोई पॉवर्टी होगी नहीं। मतलब ये सारे मिथ्स होप्स है, तो वो देखते हैं अभी कैसे होते हैं। मतलब ये सब ये इक्वेशन में तभी डालते हैं जबकि मॉडल में कोरोना वायरस नहीं होता है, तब मॉडल में जाते हैं। मतलब इसमें हमने बहुत सारी इक्वेशन में हम ऑप्टिमिस्ट होके जाते हैं कि 20 लास्ट जो सुपर वोल्केनो फटा था वो फटा था 70,000 ईयर्स अगो, लेक टोबा था इंडोनेशिया में, और तब सिर्फ 70,000 समथिंग ह्यूमंस बचे थे, 70,000 80,000 सुपर वोल्केनो। तो सुपर वोल्केनो का कैप्चर एरिया 5,000 किलोमीटर क्यूब होता है कि वो पूरा एटमॉस्फेयर को चेंज कर देता है पूरा सब कुछ। तो वो लास्ट डे था, और ऐसे 10 के करीब सुपर वोल्केनो अर्थ में। तो वो इक्वेशन में कौन डालेगा, मतलब सोलर फ्लेयर्स को कौन इक्वेशन में डालेगा, जो कि भाई हर 15-20 साल में आती रहती है। और मतलब बहुत कुछ है कि जो इक्वेशन में डालते हैं। और भी
we live in a society जो requires exponential growth. हम्म, तो और finite resources के साथ peak oil was already reached in 70s and 80s. Peak oil basically की maximum production of petrol and fossil fuels. It was already reached. अब वो decline पे है. So it's declining. तो कुछ time बाद हम कहते हैं 2060, 2070 तक खत्म हो जाएगा. But are we transitioning at the same pace to renewable? वो वाली बात आ जाती है. तो मतलब वो सब अभी ऐसे होप टाइप में तो नहीं गई वो ठीक है करते रहो लोग ज्यादा देखते नहीं है वो सब चल रहा है वो लेकिन अगर ऐसे फिगर्स में देखोगे तो ऐसे पेरिस अकॉर्ड जो साइन हुआ कोई इसको फॉलो नहीं करता मतलब कोई देयर इज नो मतलब चांस कि वो 1.5 डिग्री वो रख पाए समथिंग वो क्लाइमेट चेंज वाला अलग इशू है वो तो अलग ही है तो मतलब वो लिंकिंग देखोगे सिस्टम की तो बहुत फक्ड अप है ऐसे और ऐसे पता नहीं ऐसे स्ट्रक्चर है कि हम बहुत अच्छे टाइम में रहते हैं तो वो दो ही पैराडॉक्स हैं बेसिकली कि अच्छा टाइम भी और तूने बताया नहीं जीरो सम गेम क्यों नहीं है बेसिकली जीरो सम गेम नहीं है क्योंकि सेट ऑफ फाइनाइट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं अगर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होती तो बहुत तगड़ा होता लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ मेजर साइंस में ब्रेक थ्रू ऐसे ही एरिक आइंस्टाइन भी कहता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है जो वो बोलता रहता है कि वी नीड टू फाइंड अवर सोर्स कोड तो बेसिकली सोर्स कोड से कहता है कि वो भाई व्हाट्स द नेचर ऑफ रियलिटी हाउ कैन वी फास्टर देन लाइट ट्रैवल मतलब साइंस फिक्शन बेसिकली कि ऐसा इनोवेशन दिस मोबाइल फोन इज अ साइंस फिक्शन तो ये है ये इसको कह सकते हैं ऐसे ऐसा ब्रेक थ्रू टाइप का होना चाहिए क्योंकि वही है ना कि रीजन वी वांट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड वी लिव ऑन अ प्लैनेट विद अ फाइनाइट रिसोर्सेज तो वो क्वेश्चन में फिट ही नहीं बैठता मतलब यू कैन हैव अ पॉजिटिव सम गेम टू सम पीरियड ऑफ टाइम बट यू नीड टू मूव टू अ इंटरप्लैनेटरी बिकम इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज दूसरे को एक्सट्रैक्ट करना हो तभी आप कह सकते हो तो इट कैन लुक एज अ पॉजिटिव सम गेम फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम 70 साल 100 साल 200 साल में दिखेगा वो तो लेकिन टाइम स्केल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन और वो बहुत ज्यादा है उसके बाद टाइम स्केल ऑफ यूनिवर्स वो तो हद ही ज्यादा है वो तो हद ही ज्यादा है मतलब इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्स जो ह्यूमन लाइफ स्पैन है अगर 13.8 बिलियन ईयर्स को मैं कंडेंस कर लूँ एक साल में विच इज कॉल्ड यूनिवर्स स्केल यूनिवर्सल ईयर तो लाइफ टाइम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज 0.1 सेकेंड 16 सेकेंड तो इतना बड़ा स्केल है 16 सेकेंड एक साल में और ये मेरा ये यूनिवर्स का है तो वो कुछ भी नहीं है तो हाँ और दूसरी बात ये है कि व्हाट इज गेम बी गेम एक अभी बचा हुआ है अच्छा बचा हुआ है दो पार्ट बचे हैं गेम है जो पारिस की सिविलाइजेशन थी उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि बहुत फ्रेजाइल होते हैं तो फ्रेजाइल बेसिकली कि मैंने जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जब वो टूटता है अगर 2-3 आए तो कोलैप्स हो जाता है एंटी फ्रेजाइल नहीं है कि जो भी ज्यादा हिट करेगा तो वो स्ट्रांग होता जाएगा इट्स काइंड ऑफ फ्रेजाइल थिंग इट डजंट ग्रो स्ट्रॉन्गर when there are some side effects into the system तो it comes trickling now ये होता है जो कोरोना वायरस दिखाता है we expose the system कोरोना जैसे एक्सपोज करा है सिस्टम ये सिर्फ एक ही चीज है छोटी सी चीज और चौथी जो चीज होती है वो है कि गेम है कि जो मॉडर्न लाइफ में है जो चौथा पॉइंट है वो बेसिकली है मॉडर्न देखा जाता है जब से इंटरनेट आ गया है इट्स सेंस मेकिंग सबसे इम्पोर्टेंट जो पावर होती है हमारे पास होती है कि ह्यूमंस के पास कि वो इंफॉर्मेशन से सिग्नल और नॉइज सेपरेट कर पाए एंड लुक एट अ सिग्नल और फीडबैक कर सके सिस्टम में वो कि भाई ये अच्छा है हमें जो ये करना चाहिए रीजन रैशनल थिंग रीजन और वो सेंस मेकिंग चली गई है पूरी जब से इंटरनेट आया जब से ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हैं ये वाले सिस्टम्स बने हैं तो सेंस मेकिंग चली गई है क्या चली गई एक्सपोज हो गई है कि ऐसे ही था मतलब नहीं तो सेंस मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ अ राइवलरस गेम कि हर कंपनीज को इंसेंटिव है कि वो उसको मैक्सिमाइज करना है अपने शेयर होल्डर्स के लिए तो बेसिकली शुगर वाली कंपनीज विल इंसेंटिवाइज मतलब वो उन अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगी विच सेज की विच केस की भाई मुझे शुगर खानी चाहिए ज़्यादा या फिर जो बेसिकली चलते हैं लाइफ स्टॉक कंपनीज चलाती हैं मीट प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं वो अपने प्रोड्यूस करेंगी कि ये अच्छा है हेल्थ के लिए या फिर बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छा है या फिर वो इन्फॉर्मेशन पास ही होने नहीं देगी क्योंकि मीडिया कंपनीज को कंट्रोल कर लेगी दे विल बाय मेजर मीडिया कंपनीज और उनको कंट्रोल करेंगी और हर और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये तो ठीक है ये तो इंटरनल कंट्री का है ये छोटे लेवल पे है अगर कंट्री लेवल पे देखेंगे वहां पे भी राइवलरस रिलेशनशिप है सो द रशियंस विल इंटरफेयर इन द इलेक्शंस और इंफॉर्मेशन ऑफ यूएस वो वहाँ मैसिव बॉट्स क्रिएट करेंगे सोशल मीडिया पे या फिर डिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे उनका बेसिकली ये नहीं है कि किसको जिताना है वो करना है दे वांट टू क्रिएट केओस उस सिस्टम में जितना डिस इन्फॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा वो सिस्टम ज्यादा चांसेस होंगे उसको कोलैप्स करने के चाइना वाले सेम करेंगे कोई कंट्री इंडिया वाले पाकिस्तान में करेंगे पाकिस्तान वाले इंडिया में करेंगे सेम चीज
तो वो डिसइंफॉर्मेशन बनाने की कोशिश करेंगे. देयर विल बी मोर नॉइस लेस सिग्नल, और देयर विल बी अपोजिट. ठीक है, तो देयर इज नो सच सेंस ऑफ बीइंग ट्रू वर्सेस ट्रुथफुल. तो बेसिकली हम मान के चलेंगे ट्रुथफुल, बेसिकली मुझे लगता है कि ये चीज सही है, तो मेरे लिए वो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है, वो सब्जेक्टिव है, मेरे लिए सही है. और ट्रू बेसिकली होगा जो ऑब्जेक्टिव सही है, वो हमें पता नहीं चल पाएगा कभी, क्योंकि वी आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग ओवर थिंकिंग. मुझे पता नहीं चल पाएगा कि सही में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सही में, क्योंकि मैं इस बात की बंदे की बात सुनता हूँ, ये तो बोलता है कि नहीं भाई ह्यूमन कॉस्ट नहीं है, इट्स ड्यू टू, इट्स होता रहता है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस कि वार्मिंग होती रहती है कंटिन्यूसली प्लैनेट की, तो जरूरी नहीं है. सो सेंस मेकिंग इज द फोर्थ पार्ट ऑफ गेम में जो अभी आया, जो एक्सपोज हुआ है कि, और कोरोना वायरस इज द परफेक्ट एग्जांपल. भाई मास्क नहीं पहनने अपन को, मतलब ये तो खतरनाक है. तो वैक्सीन नहीं लगानी क्योंकि वैक्सीन से और डिजीजेस फैलती हैं, तो ये तो अभी दिखता है अपन को. तो सेंस मेकिंग चली गई है वो. तो ये सिस्टम है, ये पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट है और भी पार्ट्स है, मतलब ये, लेकिन ऊपर से पता चल जाता है कि वी आर कंपीटिंग विद ईच अदर फ्रॉम छोटे लेवल में, कि मुझे हायरार्की में ऊपर जाना है. देयर कैन बी ओनली वन सीईओ. तो मैं अच्छी कंपनी का तो इम्प्रूवमेंट करना चाहूंगा, ऑन द होल मैं कंपनी का इम्प्रूवमेंट करूंगा कि मैं, मेरे को कंपनी के लिए काम भी करना है, लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे कि मुझे भाई इस बंदे से भी कम्पीट करना है मुझे सीईओ बनने के लिए. तो वो वाली जब पार्ट आ जाती है, वो वाली जब डायनेमिक्स आ जाती है, वेयर एवरीबॉडी इज कम्पीटिंग विद ईच अदर, छोटे लेवल से ऊपर लेवल तक, तो वो सिस्टम में भी इसलिए कोलैप्स होता चला जाता है थ्रू आउट हिस्ट्री, क्योंकि जब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, इट बिकम्स, तो सबकी इंटरलिंक्ड है, तब जाके होता है, एक जरूरी चीज नहीं है इससे. सो गेम बी का बेसिकली, गेम बी का स्ट्रक्चर पूरा अलग है. बेसिकली गेम बी के एग्जांपल्स यही है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो, नॉन राइवलरस रिलेशनशिप हो, इट्स अ फ्रेमवर्क की but it's कैसे not बनाएंगे. it's not battle tested, you know, rather it's just मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन गई है, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन गई है कि जैसे मोबाइल फोन की तरह होना चाहिए. सो द मोबाइल फोन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है मिमेटिक, जैसे बोलते हैं कि ये मोबाइल फोन किसी को अगर मैं दूं वो बंदे ले लेगा, मतलब हर किसी को जरूरत है इसकी. दिस इज अ पार्ट ऑफ अ पॉजिटिव सम गेम की अगर इसमें मैं ऐसे ऐप्स हटा दूं सोशल मीडिया जो एडिट करती हैं वो नहीं, लेकिन दिस इज एवरीथिंग, दिस इज अ कैमरा, दिस इज इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड. मैं कुछ भी फोटोग्राफी चेंज कर दी है, डिजिटल कैमरा ने फोटोग्राफी चेंज कर दी कंप्लीटली. और अगर ये मार्केट में मिल रहा है तो नोबडी कैन सेज नो कि अगर मेरे अच्छे रेट में लगा मैं इसको नहीं यूज करूंगा. क्यों नहीं यूज करूंगा? मेनली मैं बेसिकली अगर बंदे रीजन देंगे मैं यूज नहीं करूंगा, वो इसलिए देंगे सोशल मीडिया की वजह से, या फिर, लेकिन हर कोई अगर उसको हटा दो, एवरीबॉडी वांट्स टू हैव दिस थिंग. तो दिस गेम बी सिस्टम शुड बी मिमेटिक कि अगर लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि भाई ये वाला सिस्टम है, दे ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन इनटू इट. कुछ क्वेश्चन भी नहीं हुए, वो बोले भी नहीं, कोई क्रॉस आर्ग्यूमेंट भी नहीं दे कि भाई ये क्यों नहीं चलेगा, वो खुद ही फ्लो हो जाए उसमें, जैसे मैं हर कोई बंदा मोबाइल ले लेता है. सो इट्स अ पार्ट ऑफ अ मिमेटिक थिंग. ये इसका होनी चाहिए कि अगर मैं ऐसे बात करूं कि जैसे कम्युनिज्म जब आया था, जब कार्ल मार्क्स ने लिखी थी मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो देयर वर लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कि ट्रांजिशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इट्स अ बेटर सिस्टम, लेकिन वो भी पार्ट ऑफ अ गेम है. सो ऑल सिस्टम आर अ पार्ट ऑफ अ गेम है, क्योंकि उसमें भी राइवलरस रिलेशनशिप है, उसमें भी सेंट्रलाइजेशन है कि एक सेंट्रलाइजेशन इस पार्ट में कि बीच में गवर्नमेंट स्टेट तो देखेगी, स्टेट विल गिव रिसोर्सेज टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर विल गिव बैक रिसोर्सेज टू द स्टेट, लेकिन सेंट्रलाइजेशन उसमें भी है. इट शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड इन अ वे दैट कैन बी इन द स्मॉल कम्युनिटी, जो कि है 150 जो मैंने बताया कोर जहाँ पे होती है ग्रुप. वेरी आइडियलिस्टिक वे ऑफ थॉट. मतलब वही, इट्स अ फ्रेमवर्क, वी डोंट नो हाउ टू डू इट, लाइक पीपल आर वर्किंग ऑन इट कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. जैसे कह सकते हैं अभी हम रिसेंट बिटकॉइन और ये सब, वो बिटकॉइन बेसिकली, बिटकॉइन का ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमी, एक फाइनेंशियल सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करना. सो इट्स वर्किंग ऑन दैट पार्ट. ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को, सोशल सिस्टम को, एजुकेशनल सिस्टम को, हेल्थ केयर, अलग अलग चीजें पे, मीडिया कैसे होनी चाहिए, सब में कैसे वो फ्रेमवर्क अडॉप्ट करके यूज कर सकते हैं. तो मेन रीजन होना चाहिए कि इतना कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म है, शुड सेल्फ ऑर्गेनाइज. कुछ ऐसा होना चाहिए उसमें कि वो सेल्फ ऑर्गेनाइज हो, क्योंकि कुछ अगर साइड इफेक्ट भी आता है वो सिस्टम में, इट शुड सेल्फ ऑर्गेनाइज टू बिकम बेटर, कि अगली बार भाई मैं उसका, जैसे बॉडी सेल्फ ऑर्गेनाइज हो जाती है, सेल्फ इवॉल्व हो जाती है फाइट करने के लिए वायरस, सिस्टम शुड बी दैट कि भाई आया तो मैं और स्ट्रॉन्गर हो गया उससे. सो दीज आर द फ्रेमवर्क्स ऑफ द सिस्टम. वी डोंट नो व्हाट द सिस्टम इज. पीपल आर वर्किंग कि ऐसे हो सकता है, पीपल आर वर्किंग ऑन द ट्रांजिशन फेज कि कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं.
but that's the system. लेकिन इससे unless and फिर until someone powerful buys into it, it is just a way. It's just something that is just piece of information. इसलिए मैंने सबसे पहले कैरेक्टर्स बताया कि मिमेटिक होना चाहिए, बिकॉज अच्छा। वी हैव दैट, तो ऑटोमेटिक ट्रांजिशन होना चाहिए कि भाई मेरे को कोई बोलना नहीं पड़े ऐसे, और पीपल आर गोइंग इनटू दैट सिस्टम, ट्रांजिशन होना चाहिए। और टाइम पीरियड में ऐसे नहीं है टाइम पीरियड 10 साल होगा, इट्स अ टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, समथिंग 100-120 ईयर्स। बीच में फेजेस होंगे, ट्रांजिशन फेज की प्रोटो बी टाइप का बना, फिर उसके बाद थोड़ा बस एक क्रिटिकल मास रीच हो गया, 1 मिलियन पीपल गेम बीच से रह रहे हैं, एक कंट्री रह रही है मान लो, और फिर कंप्लीटली बंदे मूव हो गए उस पर, तो इट कैन बी। लेकिन हाँ आइडियलिस्टिक है, यूटोपिया हाँ, है, हाँ। सब वो है, लाइक क्या हम तो बात ही कर सकते हैं ना, तो उसमें क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो ठीक है। ये मतलब ये ऊपर ऊपर नीचे है, मतलब इसमें बहुत लोग पढ़ सकते हैं, मेरे को भी इतना पता नहीं, मैं भी कंटिन्यूसली लर्न कर रहा हूँ, तो सब लोग देख सकते हैं, मतलब लेक्चर्स है इसमें, सब कुछ नई फील्ड है, समथिंग कुछ पता नहीं, मतलब गेम में का तो स्ट्रक्चर्ड है भैया गेम, इसको वो दे दिया। मेनली अगर सेपियंस पढ़ोगे तो उसमें मैंने गेम में को वैसे ही डिफाइन किया, ये सेपियंस में भी यूवल नोआ हैरारी ने सेम चीज बताई है, बट सिर्फ फॉर्म ऑफ की उससे निकालने है की इंफॉर्मेशन की, वो उसने भी सेम स्ट्रक्चर बताई कि ऐसे रहते हैं। करेक्ट। भाई फ्यूचर्स की बात है, गेम बी के ऊपर फ्यूचर पढ़ना पड़ेगा, गेम बी के ऊपर पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा और कंक्रीट में। गेम भी वो सेकंड पॉडकास्ट करेंगे, सेकंड पूरे पॉडकास्ट गेम बी पे। गेम बी पे, मतलब पढ़ के लर्न करके गेम बी क्या कैसे हो सकता है, ट्रांजिशन हो सकती है, हाउ कैन वी हेल्प एज अ कंप्यूटर इंजीनियर्स की इसमें गेम बी पे। अरे बाप रे, मे बी, लेट्स सी। ठीक है, क्या बोल रहा? एनीवेज थोड़ा सा पॉज लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, मे बी विल हैव अ पार्ट 2 of this particular episode, or a very different episode focusing on more things we want to talk about. So for now, ending this, goodbye. Please hit the subscribe button. It is a red colored button with the word subscribe written on it. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल।